हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम विजन आईएएस के जून मंथ के इकोनॉमी के सेक्शन को कवर करेंगे। देखिए, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो कंपैरेटिवली बाकी वीडियोस के, क्योंकि इस बार इकोनॉमी के सेक्शन में बहुत ही सारे आर्टिकल्स या टॉपिक्स आए हैं एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन केस यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. देखिए, एक और चीज, आई हैव ऑल्सो गॉट अ मैसेज और एन अपील फॉर यू, प्लीज स्टे टिल द एंड। अगर आप उसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं सो प्लीज डू दैट। और साथ ही में अगर आपने पिछले महीने की वीडियोस नहीं देखी हैं, यानी कि मई मंथ की डिफरेंट सेक्शंस की वीडियोस नहीं देखी हैं, यू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद द विजन आईएएस मंथली मैगजीन्स, आई वुड लिंक दोज वीडियोज इन द आई बटन। साथ ही में पॉलिटी और गवर्नेंस और आईआर की वीडियो जून मंथ के लिए वो भी आई बटन में लिंक कर दी जाएंगी। Alright, so let's begin. States capital expenditure, देखिए आप जानते हैं इस पे एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ सकता है आपके GS 3 में। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने अप्रूव किया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स वर्थ ₹56,415 करोड़ को फॉर 16 स्टेट्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये जो अप्रूवल हुआ है, ये इतना जो अमाउंट अप्रूव किया गया है, ये एक स्कीम के तहत किया गया है जिसका नाम है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023 टू 2024। देखिए, अगर अभी आपको कुछ भी नहीं पता, वैसे तो अगर आप पिछले कुछ समय से न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे हैं, आप बजट, इकोनॉमिक सर्वे या पैंडेमिक के टाइम से आप ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं तो आपको इस बारे में पता है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं पता तो बिल्कुल आप एक बारी देखिए कि ये क्या लिखा है। स्पेशल असिस्टेंस दी जाएगी स्टेट्स को, ठीक है, किसके लिए दी जाएगी? कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। कौन से साल में? 2023 से 2024 के बीच में। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली जो स्टेट्स हैं वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप डे टू डे बेसिस की चीजें नहीं बल्कि कुछ कॉन्क्रीट चीजें बनाएं। आप इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्ट करें, आप रोड्स बनाएं, आप कुछ भी कैपिटल बनाएं जिससे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, तो इन सारी चीजों में जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब, अगर आप एक मशीन खरीदेंगे एक बार थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, तो आने वाले 15 साल आप सिर्फ उससे कमाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह की असिस्टेंस बेसिकली सेंटर दे रही है स्टेट्स को, क्योंकि स्टेट्स कहीं ना कहीं इसमें लैक कर रही हैं। ओके, तो हम आ जाते हैं अब स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023 से 2024। आप देखिए, बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसा कि मैं अभी भी आपको बता रही थी, कि ये जो इस तरह की स्कीम है इसको पहली बार इंस्टीट्यूट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा 2020-21 में। तभी मैंने आपको पैंडेमिक का यहाँ पे मेंशन किया। ओके, तो क्योंकि पैंडेमिक को एक अपॉर्चुनिटी, देखिए अगर आप पैंडेमिक के समय के बजट्स उठा के देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वेज उठा के देखेंगे, तो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि हम क्राइसिस को भी अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करना स्टेट्स को, ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हमारी कंट्री कर रही है इस समय पे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। In view of a higher multiplier effect of capital expenditure and in order to provide a boost to capital spending by states, okay, तो बेसिकली स्कीम को क्यों लाया गया था? क्योंकि हमें पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर की बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हैं और साथ ही में हमें स्टेट्स की कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ानी है। ओके, असिस्टेंस अंडर द स्कीम, स्पेशल असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल असिस्टेंस तो मिल रही है, लेकिन किस फॉर्म में मिल रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो किस फॉर्म में मिल रही है? 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी कि बिना इंटरेस्ट का लोन दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना कि अब तो स्पेशली जो प्रीलिम्स है, स्पेशली प्रीलिम्स 2023 के बाद जो पेपर है वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल और एकेडमिक होता जा रहा है। तो आपको कुछ कुछ चीजें कि 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन है ना, ऐसी कुछ कुछ चीजें कि 2020-21 में पहली बार इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में इंस्टीट्यूट किया गया था, ये चीजें पता होनी चाहिए। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस स्कीम के 8 पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स, यहाँ पे 7, 6, 5, 3 कुछ भी लिखा हो सकता है। तो स्कीम हैज 8 पार्ट्स। तो जिसका जो पार्ट 1 है, इट इज द लार्जेस्ट, क्योंकि इसको एलोकेशन की गई है ₹1 लाख करोड़ की।
द अमाउंट अंडर पार्ट 1 हैज बीन एलोकेटेड अमंगस्ट स्टेट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, ये तो देखिए मैंने आपको लमसम बता दिया कि इतना अमाउंट एलोकेट किया गया, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में से डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, जितना बेसिकली सेंट्रल टैक्सेस और ड्यूटीज में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का शेयर बनता है अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन, उसी हिसाब से बेसिकली ये एलोकेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और देखिए फर्स्ट पार्ट तो हमने देख लिया जो एलोकेशन होगा, है ना, लेकिन जो बाकी पार्ट्स हैं वो या तो किसी रिफॉर्म्स से लिंक्ड है या तो किसी सेक्टर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से लिंक है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम बाकी पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट 2 क्या है, इंसेंटिव्स फॉर स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स। तो यानी कि हम आपको बेसिकली स्पेशल असिस्टेंस तो देंगे, लेकिन स्पेशल असिस्टेंस किस लिए दे रहे हैं, ताकि आप ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप करें। और क्या करें, साथ में इसमें एक एडिशन भी है। देखिए अब इस पे प्रीलिम्स में किस तरह का क्वेश्चन बनता है आपको ये भी पता होना चाहिए। आपसे प्रीलिम्स में 6-7 ऐसे नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे, क्योंकि अब क्वेश्चंस बहुत बड़े आते हैं, क्योंकि आपका टाइम कंज्यूम करना होता है। तो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कम अंडर द स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। ओके, तो आपको बेसिकली 8 के 8 एक बार पढ़ लेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में रहेंगे। ओके, तो ये बेसिकली जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 क्या है, इंसेंटिव दिया जाएगा स्टेट्स को फॉर स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, पोल्यूशन कम करना है, राइट। और साथ ही में सेटअप करने के लिए ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग फैसिलिटीज को, ठीक है, टेस्टिंग फैसिलिटीज को भी सेटअप करने के लिए यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा। पार्ट 3 और पार्ट 4 बेसिकली आप देख सकते हैं इंसेंटिव दिए जाएंगे स्टेट्स को, ताकि वो अर्बन प्लानिंग और अर्बन फिनेंस में रिफॉर्म्स लेके आ सके, ठीक है, फिनेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। अब हम आते हैं पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में क्या है, फंड्स दिए जाएंगे कि हाउसिंग स्टॉक, यानी कि जो हाउसिंग फैसिलिटीज हैं पुलिस पर्सनल के लिए विद इन द पुलिस स्टेशन एरिया, उसको फैसिलिटेट किया जा सके, ठीक है। पार्ट 6 क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिटी मॉल्स टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। जो जो पार्ट 6 है वो बेसिकली ये कहता है कि हमें नेशनल इंटीग्रेशन की विजन को सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करना है, हम इसमें मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेंगे, हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कि एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक कोई प्रोडक्ट है जो बहुत स्पेशल है और उसके एक्सपोर्ट्स को वहां से बढ़ाना है या उसकी सेल्स को वहां से बढ़ाना है, तो आप क्या कीजिए, उसमें और इन्वेस्ट कीजिए, आप पूल इन कीजिए फंड्स को, ठीक है। तो ये चीज, तो अगर हर आप सोच के देखिए एक बार, अगर इंडिया का हर एक डिस्ट्रिक्ट एक पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस है और उस चीज में उसको आप कह सकते हैं कि एडवांटेज दी जाए फंडिंग की, तो इंडिया का हर एक डिस्ट्रिक्ट एक स्पेशल प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर बन सकता है, ठीक है। और नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट को अगर जरूरत है तो उससे उस डिस्ट्रिक्ट से ले लो, इसलिए किसी के मन में दूसरी किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई गलत भावना भी नहीं आएगी, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं उन पे, ठीक है। फिर आता है पार्ट 7, चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट्स लाइब्रेरीज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ₹5,000 करोड़ प्रोवाइड किए जाएंगे एज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स, कि वो लाइब्रेरीज एस्टैब्लिश करे जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल बुक्स भी हो, ओके, ई बुक्स जिन्हें आप कहते हैं, पंचायत लेवल पे, वार्ड लेवल पे, ठीक है, ताकि चिल्ड्रन और अडोलेसेंट्स इनसे बेनिफिट हो सके। और पार्ट 8 क्या है, इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर इम्प्लीमेंटिंग टाइमली रिलीज ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फंड्स, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टाइमली रिलीज करे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फंड्स को टू वेंडर्स एंड बेनिफिशियरीज। अब देखिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, द मैसेज और द अपील, देखिए एक चीज जो मैं आपसे बहुत फ्रैंकली यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, इफ यू रियली बेनिफिट फ्रॉम द इनिशिएटिव और दिस चैनल, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज द मेंबर ऑफ द चैनल। प्लीज डू दैट इफ यू कैन, क्योंकि देखिए 1 साल से ज्यादा इस चैनल को हो गया है और धीरे धीरे ऑफ कोर्स आई ऑल्सो हैव माई ऑब्लिगेशंस, मेरी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं मेरी फैमिली या पर्सनल लाइफ के प्रति, एंड ऑफ कोर्स आई विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो मेरे को अभी बहुत रिसेंटली 2 ऑफर्स आए, ओके, और उसमें एक बहुत अच्छा पैकेज भी मुझे दिया जा रहा है, लेकिन आई डोंट वांट टू टेक इट, बिकॉज जिस तरह का काम, जिस तरह का वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, लेकिन जिस तरह के उसमें आप बाउंड हो जाएंगे, वो तरीका मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यूपीएससी के लिए सही नहीं है। उस तरह की कंटेंट राइटिंग या उस तरह के करंट अफेयर्स
आई डोंट वांट टू डू दैट, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू। लेकिन यहाँ पे भी इतना टाइम लगता है। अब इस एक वीडियो को बनाने के लिए आप सोचिए, आई हैव बीन टीचिंग एट अन अकेडमी ऑल्सो, है ना, और वहां पे भी आई एम नॉट बीइंग पेड बहुत ज्यादा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बेयरली, मतलब मैं यहाँ पे बात नहीं कर सकती, बट स्टिल। तो प्लीज सपोर्ट द चैनल इन विच एवर वे यू कैन। प्लीज शेयर दिस इनिशिएटिव विद योर फ्रेंड्स, विद any and everybody whom you think would benefit from this initiative, because I seriously don't want to lose my independence and the channel would vanish otherwise. I won't be able to continue helping you guys out if ऐसा कुछ होता ही नहीं तो। and अनफॉर्चुनेटली शायद मुझे ऐसा कर जाना पड़े, क्योंकि आई नीड रिसोर्सेज अपने ऑब्लिगेशंस के लिए, पर्सनल ऑब्लिगेशंस के लिए। आई वुड स्टॉप हियर, रेस्ट इज योर कॉल। ओके, तो यहाँ पे लिखा है ट्रेंड्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय स्टेट्स। तो केपेक्स में यहाँ पे ट्रेंड्स क्या लिखे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज केपेक्स। तो अब बेसिकली स्टेट्स किस तरह से आज तक कैपिटल एक्सपेंडिचर करती आ रही हैं हम देख लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ग्रोथ हुआ है, उसमें कुछ डिक्लाइन हुआ है। अब देखिए, हायर सब्सिडीज एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज जो है वो एक बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट का सोर्स होता है, आप जानते हैं। तो जो स्टेट्स हैं वो सब्सिडीज पे अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती जा रही है, रोज एट अ फास्टर पेस। लेकिन साथ ही में सब्सिडीज बढ़ने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा काम ये भी हो रहा है कि कैपिटल स्पेंडिंग जो है, एक बहुत ही बुरा काम ये भी हो रहा है कि कैपिटल स्पेंडिंग स्लो होती जा रही है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और जो केपेक्स ग्रोथ है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ है, वो फ्लैट थी, यानी कि ग्रोथ हुई नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई ग्रोथ ही नहीं हुई 2023 में। ठीक है, लेकिन अगर हम 2022 की बात करें तो 29% ग्रोथ हुई थी। ओके, देखिए यहाँ पे आप जानते हैं जो पॉलिटिकल सिनेरियो है या जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, जब भी इलेक्शंस आते हैं तो आपको फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट करनी ही पड़ती है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। लेट्स बी वेरी ओपन अबाउट दैट। तो ये यहाँ पे जो सब्सिडीज हैं वो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, लेकिन केपेक्स इज सॉर्ट ऑफ फ्लैट। ओके, स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। कैपिटल आउटले जीडीपी रेशो, यानी कि कैपिटल पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, अगर हम जीडीपी से कंपेयर उसको करें या उसकी रेशो निकालें, कैपिटल आउटले टू जीडीपी रेशो इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव। तो दिस इज गुड, हम बेसिकली इसको इम्प्रूव होता देखेंगे 2.3% से 2.9%। फिर डेट टू जीएसडीपी रेशो, तो स्टेट के डेट टू इट्स जीडीपी, बेसिकली अगर हम स्टेट की जीडीपी की बात करें तो इसका जो सबसे ज्यादा रेशो था वो पंजाब में था। तो आप खुद सोचिए कि पंजाब में 48% यहाँ पे हम परसेंटेज देख रहे हैं, तो पंजाब का डेट कितना ज्यादा है। अगर हम उसकी इतनी जीडीपी का परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ डेट में ही है, तो आप इतना बोरो कर रहे हो। फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद हरियाणा। ठीक है, देखिए मैं एक और आपको बात बताती हूँ। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं, अगर आप बहुत जनरली अवेयर हैं तो आप जानते हैं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तब भी आप जानते हैं, कितने सारे इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को लिख रहे हैं सेव पंजाब। वाई सेव पंजाब? बिकॉज पंजाब इज इन डेट। जब श्रीलंका का वो क्राइसिस हमारे सामने आया, तो श्रीलंका के क्राइसिस के वेग में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इंडिया के कुछ स्टेट्स के लिए भी बहुत सारी रिपोर्ट्स लिखी, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को अपील की। क्यों? क्योंकि श्रीलंका से भी बदतर सिचुएशन हो सकती है पंजाब की, केरला की, राजस्थान की, ऐसा एक आरबीआई की रिपोर्ट ने भी कहा। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे लिखी है। और देखिए, आप जानते हैं राजस्थान में भी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, और कहीं कहीं जगहों पे अब और ओल्ड पेंशन स्कीम को प्रॉमिस किया जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा डेट का फैक्टर लेके आएगी। ओके, तो इकोनॉमिकली इसे साउंड नहीं बताया जाता इकोनॉमिस्ट द्वारा। केपेक्स टारगेट, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा, 25 स्टेट्स हैव क्यूमुलेटिवली अचीव्ड 76% ऑफ द केपेक्स टारगेट in 2023, which of course is fine, लेकिन 100% टारगेट क्यों नहीं अचीव कर पा रहे? ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ केपेक्स बाय स्टेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, वो आपके GS3 के मेंस में आप लिख के आएंगे इस तरह के पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो केपेक्स क्यों चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट है बहुत ज्यादा इसका। ओके, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और देखिए, जब आप खुद सोचिए, जब एक सरकार है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, तो सरकार ने क्या सोचा, फॉर एग्जांपल कि हम करेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्रिएट। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए हम इंश्योर करेंगे एक पर्टिकुलर बड़े से एरिया में अच्छी इलेक्ट्रिसिटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो, बंकर्स हो, स्टोरेज कैपेसिटी हो। ये सब कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। इससे क्या होगा, जब आपने एक एरिया को इतना
ब्यूटिफुली अट्रैक्टिव बना दिया तो ऑफ कोर्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो आएगी ना, क्या पता एफडीआई भी आए, ठीक है। तो इससे क्राउड इन भी होती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और इससे फिर फाइनली क्या होगा, जब इतनी सारी इन्वेस्टमेंट हो गई, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स नहीं रहेंगी, सप्लाई शॉर्टेजेस नहीं होंगी। कंबाइंड केपेक्स स्पेंडिंग इज मोर देन दैट। अब देखिए यहाँ पे स्टेट्स की कंबाइंड केपेक्स स्पेंडिंग जो है, इट इज मोर देन दैट ऑफ सेंटर, एंड दस ऑफ कोर्स इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें, स्टेट्स स्पेंट रुपीज 10.5 ट्रिलियन ऑन केपेक्स, लेकिन हम सेंटर की बात करें तो रुपीज 8.4 ट्रिलियन। ओके, ऑफ कोर्स आप जानते हैं केपेक्स फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपेसिटी डेवलपमेंट, अगर आप देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ह्यूमन कैपिटल पे भी तो होता है, ह्यूमन कैपिटल भी कैपिटल फॉर्मेशन ही है, तो वो कैपेसिटी डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करती है। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अदर स्टेट्स। द इम्पैक्ट ऑफ केपेक्स इन वन स्टेट कैन हैव पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ऑन अदर स्टेट्स इज वेल। एक तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। रीजंस फॉर फेलियर, लेकिन अब देखिए हमने देख लिया केपेक्स बहुत सिग्निफिकेंट है, सबको करना चाहिए, तो हो क्यों नहीं रहा, क्यों अभी तक हम इंक्रीज नहीं कर पा रहे केपेक्स को, ठीक है। तो रीजंस क्या है, लिमिटेड फिस्कल स्पेस, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए आप जानते हैं स्टेट्स भी बाउंड है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट से, 2003 का ये जो एक्ट है, तो स्टेट्स को बेसिकली अपना फिस्कल डेफिसिट जो है उसे कंट्रोल में रखना होता है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली बोरोइंग्स होती है, अगर मैं आपको बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्डली बताऊं, ठीक है। तो जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू से, ठीक है, तो अब रेवेन्यू है नहीं, पैसे आपके पास है नहीं, लेकिन वो एक्सपेंडिचर आपको करना ही करना है, आपकी ऑब्लिगेशन है, तो फिर आप क्या करोगे, आप बोरो करोगे ऑफ कोर्स। तो फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इसे बोरोइंग ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये जो बोरोइंग है, ये जो फिस्कल डेफिसिट है, इसको कंट्रोल में रखना होता है, ऐसा एफआरबीएम एक्ट कहती है। तो जब आप बेसिकली अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर नहीं पा रहे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो करना ही करना है, पेंशन देनी है, आपको सैलरीज देनी है ना, तो सब्सिडीज देनी ही देनी है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो इसको आप काट नहीं पा रहे, तो एक्सपेंडिचर वैसे ही नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे, और ज्यादा बोरो कर नहीं सकते, तो फिर क्या आपके पास ऑप्शन बचा कि आपको केपेक्स पे कट करना पड़ेगा, ओके, ताकि आप डेफिसिट का जो नॉर्म है, थ्रेशोल्ड है, उसको मीट कर सकें। फिर आता है लैगिंग कैपेसिटी। States are also constrained by a lack of projects or skills in the absorption of high capital expenditure. तो states में basically lack of skills और lack of projects भी हैं, यानी कि अब आप कहीं states में कहें कि जी आप capex करिए, आप capital expenditure कीजिए, लेकिन वहाँ पे वहाँ की जो जनता है शायद उस तरह की स्किल्स अभी वहाँ उस पर नहीं इम्पार्ट की गई हैं, या फिर उस तरह की कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे जोग्राफिकली फीजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी तो होती हैं। डिसीजन मेकिंग ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन, जब आप ये तो जानते ही हैं, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो रिसेंट कोई भी इलेक्शन उठा के देख लीजिए, हर चीज़ में फ्री बिजली, फ्री, ये सब कुछ हम न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। तो ऑल्दो आप इस पे पॉलिटिकल बिल्कुल मत जाइएगा, लेकिन ऑफकोर्स आप ये मेंशन कर सकते हैं, ओके। एनकरेजमेंट टू स्टेट्स फॉर केपेक्स, तो ये तो इज नथिंग हियर, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। वे फॉरवर्ड क्या है, तो मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमने देख लिया कि रीजंस भी देख लिए कि क्यों केपेक्स बढ़ा नहीं पा रहे, तो फिर सॉल्यूशंस भी बता दीजिए। चैनलाइजिंग केपेक्स, ठीक है, हमें केपेक्स को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को चैनलाइज करना है। स्टेट गवर्नमेंट्स कैन प्रमोट इन्वेस्टमेंट थ्रू बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल्स। डायरेक्ट चैनल क्या है कि आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन कैपिटल पे स्पेंड कीजिए, कर सकते हैं जितना जितना आपकी कैपेसिटी में है, उसको प्रमोट कीजिए प्लीज। इनडायरेक्ट चैनल्स क्या है, आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ अट्रैक्टिव बनाइए अपने किसी पर्टिकुलर एरिया में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने की, अगर कुछ है तो रेट्रोफिट कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे 24 घंटे हो इतना इंश्योर कर दीजिए, गुड गवर्नेंस इंश्योर कर दीजिए, ताकि कैपेसिटी डेवलपमेंट हो सके, कोई भी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, रिटेल, कंज्यूमर फेसिंग डिवाइसेस, तो आप बेसिकली इसको जब आंसर में लिख रहे हैं तो चैनलाइजिंग केपेक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैनल, डायरेक्ट के ब्रैकेट में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन कैपिटल, और इनडायरेक्ट के ब्रैकेट में बैंकिंग, गुड गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, फिस्कल प्रूडेंस थ्रू फाइनेंस कमीशन।
16th फिनेंस कमीशन को बेसिकली एक और मैंडेट दिया जा सकता है। देखिए अगर आप न्यूज़पेपर्स कवर कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस और स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस में बहुत आता है कि 16th फिनेंस कमीशन का मैंडेट क्या होना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो फिनेंस कमीशन के चेयर रह चुके हैं वो सजेस्ट करते हैं। तो एक सजेशन वहीं से यहाँ पे ली गई है कि आप फ्रीबीज के इशू पे, ठीक है, फ्रीबीज के इशू पे क्या वो सही है, गलत है, कैसे इसको रोका जा सकता है, उस पर कुछ पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी, ये हम 16th फिनेंस कमीशन को दे सकते हैं। और कैसे डिसइंसेंटिवाइज किया जाए स्टेट्स को फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच फिस्कल इम्प्रूडेंस। नीड फॉर अ काउंसिल, देखिए ये बहुत सालों से कम 5 सालों से आपको ये एक सजेशन मिल जाएगी पब्लिक डोमेन में कि हमें एक सुपरवाइजरी बॉडी जैसे कि एक्सपेंडिचर काउंसिल की जरूरत है, जिसका रोल केवल इतना होगा कि वो गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करे, फॉस्टर करे अग्रीमेंट को ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, ये भी बेसिकली एक्सपेंडिचर आप एक्सीड ना करें, कहाँ एक्सपेंडिचर सही होगा कहाँ नहीं होगा, कितना कैपिटल पे करना ही करना है, ये सब कुछ गाइडलाइंस जो बनाएगी उसे एक्सपेंडिचर काउंसिल कहा जाएगा। ओके, फिर आते हैं इंक्रीज इन रेवेन्यू सोर्सेज। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, खर्चा ज्यादा करना है ना, तो उसके लिए रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाइए। ठीक है, सेव सूफ कुछ नहीं होता ऐसा, आपको अगर खर्चा ज्यादा करना है तो सेविंग पे नहीं, उससे ज्यादा आप रेवेन्यू बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो वो किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग और भी चीजें जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मे बी आपका कोई ऐसा एसेट पड़ा हो जिसको आप आज तक मोनेटाइज ना कर पाए हो, मोनेटाइज कीजिए उसको, वहां से रेवेन्यू लेके आइए और फिर उस रेवेन्यू को लगा के आप केपिक्स में लगाइए। ठीक है, रीबैलेंसिंग एक्सपेंडिचर, तो ये भी एक वही है, रीबैलेंस कीजिए, रैशनलाइज कीजिए केपेक्स बफर। देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक केपेक्स बफर फंड बना सकते हैं अच्छे समय में। ठीक है, तो जब आपको लग रहा है कि जी रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, बुरा टाइम नहीं है, कोविड जैसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज गुड मैरी, राइट, सो यू सेव सम मनी, यू पुट दैट इन फंड। सो हियर सेविंग का मतलब वो नहीं है, पर गुड टाइम्स में बेसिकली आपको क्या करना है कि आज तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं, थोड़ा सा बचा भी पा रहे हैं, उसके बाद भी थोड़ा सा बच जाता है, तो फिर क्या करो, उसको फंड में डाल दो। कल को कुछ आ जाएगा बुरा, कुछ बुरा समय आएगा, तब आप कहोगे जी अब सारा का सारा रेवेन्यू में ही हमें लगाना पड़ेगा पैसा, तो फंड होगा ना, तो फंड में से कैपिटल एक्सपेंडिचर होता रहेगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नहीं रुकेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यूसीबीज। देखिए ये मेरी एक बहुत ही सिंसियर सजेशन है आपको कि आप यूसीबीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। कम से कम आई हैव बीन डूइंग दीज मैगजीन्स, द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज मैगजीन्स फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, कम से कम 4 बार तो मैं डिफरेंट मैगजीन्स में या उससे भी ज्यादा इनफैक्ट यूसीबीज को कवर कर चुकी हूँ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट समडे। ऑफ कोर्स देखिए एक कहीं कहीं टॉपिक्स है ना वो कहीं समय से ओवरड्यू हैं यूपीएससी के पार्ट पे, जैसे सिडिशन को प्रिपेयर कीजिए, कल नहीं आ तो आज आ जाएगा। ठीक है, सिडिशन आप इस बार मेंस लिख रहे हैं तो आपको ये भी पता है कि जो डॉग बाइट है उस पर केस स्टडी आएगी। ठीक है, आपके GS4 में। वैसे ही यूसीबीज इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली जो स्टॉक एक्सचेंजेस, ये सब कुछ इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, सो पे सम अटेंशन हियर। तो आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने कुछ वाइटल मेजर्स को नोटिफाई किया है जो बेसिकली लेने बहुत जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रेंथन करना है यूसीबीज को। देखिए इससे पहले कि हम देखेंगे क्या मेजर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों मेजर्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो जानना यही है कि व्हाट इज अ कोऑपरेटिव बैंक। देखिए कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कॉर्पोरेशन या कोऑपरेटिव बेसिस पे एस्टैब्लिश्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो कस्टमर्स हैं वही ओनर्स भी हैं इस बैंक के, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत ज्यादा न्यूज में क्यों रहते हैं, क्योंकि आए दिन फेल होते रहते हैं, फिर आरबीआई कम्स इन, फिर येस बैंक को वो बोलती है। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल्स, पंजाब नेशनल बैंक, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, नॉट पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन पंजाब के जो कोऑपरेटिव बैंक्स है बहुत सारे, महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक्स रिसेंटली हमने देखे फेल होते हुए, तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। साथ ही में अगर मैं आपको ब्रीफली और बताऊं जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए, मे बी ये कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको दे, और कुछ अगर आपके दिमाग में रह जाएगा और कुछ बहुत ही कंसेप्चुअल लेवल का क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ गया, सो इट शुड मेक सम सेंस टू यू।
ओके, कोऑपरेटिव बैंक्स क्योंकि कोऑपरेटिव बेसिस पे होते हैं, कस्टमर्स ही ओनर्स होते हैं, तो ये अगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव बैंक्स आर ट्रू, तो पहली स्टेटमेंट तो यही होगी, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, एवरी मेंबर, क्योंकि कस्टमर जो है वो मेंबर भी हैं, तो हर मेंबर के पास इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप कितने शेयर्स होल्ड करते हैं। और साथ ही में जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं अमंग देमसेल्व्स ओनली, ताकि वो बैंक के ऑपरेशंस को देख सके और डिसीजंस बना सके अपने। और जो ये मेंबर्स हैं, यही मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं बैंक की कैपिटल में, कैसे, बाय परचेजिंग शेयर्स और मेकिंग डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई डोंट नो इफ दे आर इम्पोर्टेंट और नॉट, पर आपको किस बेसिस पे ये बेस्ड है और ये सब कुछ तो पता ही होना चाहिए। अब हम आते हैं आरबीआई ने क्या वाइटल मेजर्स अनाउंस किए हैं, नोटिफाई किए हैं, जिससे यूसीबीज को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1 इज न्यू ब्रांचेस, ओपनिंग न्यू ब्रांचेस। यूसीबीज के पास अब अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी रीच को एक्सपैंड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है, आप अपने ब्रांचेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। कैसे, आप नई ब्रांचेस खोल सकते हैं विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई। आपको लिबरलिज्म यहाँ पे दिख रहा है। कैसे, आप कितना, मतलब कितने भी खोल सकते हैं क्या, जी नहीं, मैक्सिमम ऑफ 5 ब्रांचेस, ठीक है, मैक्सिमम 5 ब्रांचेस। वैसे तो यहाँ पे जो पैरामीटर लिखा है विच इज अप टू 10%, up to 10% of the number of branches in the previous financial year। तो आपके previous financial year में जितने number of branches थे आपके बैंक के, ठीक है, उसका आप up to 10% खोल सकते हैं, पर maximum 5 है, ठीक है। तो ये upper cap आपको याद रखना है, लेकिन within the approved area of operation। और साथ ही में एक और चीज यहाँ पे लिखी है कि however UCBs must ensure that their policies are approved by their respective boards, ठीक है। तो बेसिकली जो भी ये ब्रांचेस होंगी वो ब्रांचेस सही से फंक्शन करें। ऐसा नहीं है कि ब्रांचेस प्रायर अप्रूवल के बिना खोली तो कैसे भी फंक्शन करेंगी, तो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स का जो पॉलिसीज हैं उसी को फॉलो करे, कंप्लाई करे फिनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड नॉर्म्स के साथ, जिसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, FSWM नॉर्म्स। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक लिखा, नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि फिनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड नॉर्म्स। तो अगर आपको ये फैसिलिटी को अवेल करना है तो आपको बेसिकली आपके जो ब्रांचेस और आपका जो बैंक है वो ऐसा होना चाहिए। ओके, आरबीआई टर्म्स सिलेक्ट यूसीबीज एज FSWM सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया। ओके, प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको FSWM स्टेटस चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका CRAR, यानी कि अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्यों आपका कुछ, आपको ऐसा ना लगे कि आप फोमो ना हो आपको कि हम लूज आउट कर रहे हैं, हमें ये याद नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। अगर आपको FSWM स्टेटस चाहिए तो आपका जो CRAR है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो, ठीक है, वो होनी चाहिए एटलीस्ट 1 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा, जो मिनिमम CRAR एप्लीकेबल होती है यूसीबी को। अगर तो आप एक ऐसा यूसीबी बनना चाहते हैं जिसके पास FSWM स्टेटस है तो आप 1% ज्यादा रख लीजिए अपना CRAR, ताकि रिस्क कोई ना हो, ठीक है। कल को आप बैंक फेल अगर होता भी है कुछ तो कैपिटल है पड़ा हुआ, कुछ नहीं होगा, कोई क्राइसिस नहीं होगा, ठीक है। फाइनेंशियली साउंड तभी तो बनेंगे आप। आपका जो नेट NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, शुड नॉट बी मोर देन 3%, यानी कि जो एसेट का 3% ही ऐसा होना चाहिए, जो मैक्सिमम 3% ही ऐसा होना चाहिए जो नॉन परफॉर्मिंग है, जिससे कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, इनफैक्ट एक टाइम पे लॉस भी बन सकता है। नेट प्रॉफिट फॉर एटलीस्ट 3 आउट ऑफ द प्रीसीडिंग 4 years सब्जेक्ट टू इट नॉट हैविंग इनकर्ड अ नेट लॉस इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर। तो देखिए आपको पिछले 4 साल में से 3 साल ऐसे कम से कम होने चाहिए जिसमें आपने नेट प्रॉफिट किया है, यानी कि प्रॉफिट में थे, लॉस में नहीं थे। लेकिन एक और चीज, आपका जो बिल्कुल पिछला साल है उसमें तो कम से कम आपका नेट लॉस ना हो, ठीक है। नो डिफॉल्ट इन द मेंटेनेंस ऑफ CRR, कैश रिजर्व रेशो या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम,
कोर बैंकिंग सोल्यूशन यानी कि आप डिजिटल सर्विसेज देते हो, डिजिटल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये सब कुछ आप प्रोवाइड करते हो. नो मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज ऑन अकाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स. ओके, अब हम आते हैं दूसरा जो वाइटल मेजर यहाँ पे, एक्चुअली तीसरा जो वाइटल मेजर यहाँ पे लिखा है जो आरबीआई ने बोला है कि वो यूसीबीज को स्ट्रेंथन करने के लिए लाई है. वन टाइम सेटलमेंट्स. वन टाइम सेटलमेंट्स का मतलब क्या होता है? अब देखिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव है, क्योंकि अब वन टाइम सेटलमेंट्स जो होती हैं वो यूजुअली कमर्शियल बैंक्स को अलाउड होती हैं, ठीक है. तो अब हम यूसीबीज को भी अलाउ होते हुए देख रहे हैं. यहाँ क्या लिखा है? कोऑपरेटिव बैंक्स थ्रू बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज में प्रोवाइड प्रोसेस फॉर टेक्निकल राइट ऑफ एज वेल एज सेटलमेंट विद बोरोवर्स. कि बेसिकली अब प्रोसेस पूरा बता दिया जा सकता है कि कैसे टेक्निकल राइट ऑफ, यानी कि अगर कोई एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो बिल्कुल अब लॉस की कैटेगरी में आ चुका है, तो अब उसको लॉस की इन द सेंस बिल्कुल उससे कुछ नहीं आ रहा, वो अब एसेट है ही नहीं, बच्चा ही नहीं है एसेट, तो उसको लॉस दिखा दो ना. प्रॉफिट में क्यों दिखा रहे हो? प्रॉफिट में दिखाते रहोगे तो उस पर टैक्स भी तो भरना पड़ेगा. तो इसका प्रोसेस आप बता सकते हैं. इनफैक्ट अगर आप जो बोरोवर्स हैं उनके साथ वन टाइम सेटलमेंट भी कर सकते हैं. ओके, तो कमर्शियल बैंक्स के पार पे आप आ गए. पीएसएल टारगेट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. आरबीआई ने कहा है कि देखिए अब जो टाइमलाइन थी यूसीबीज के पास कि आपको पीएसएल टारगेट को अचीव करना है, ओके, अचीव करना शुरू करना है, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं. आप मार्च 31, 2026 आपके पास अब डेडलाइन है, टाइमलाइन है. आप तब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शुरू कर देना. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स, एमएसएमईज, एडुकेशन, हाउसिंग एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सारे जो चीज़ों को आप क्या प्रायोरिटी देंगे अपने लोन्स देते हुए. लेकिन अब आप जानते हैं यूसीबीज के पास तो पहले ही बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है. इतने आप कह सकते हैं, अगर हम यूसीबीज की बात करें, हमने कोऑपरेटिव बैंक्स को देखा, तो जो जैसे कि यहाँ लिखा है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में फंक्शन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उन्हें हम यूसीबीज कहते हैं. ठीक है, अभी अराउंड 1514 यूसीबीज हैं कंट्री में. तो जो भी कोऑपरेटिव बैंक हो उनके पास वैसे भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, तो पीएसएल आप उन पे भी लगा देंगे, तो इट्स नॉट फेयर. उनको थोड़ा टाइम दीजिए खुद को अकोमोडेट करने के लिए. कोऑर्डिनेशन विद आरबीआई. आरबीआई ने कहा है कि देखिए हम अपनी ही आरबीआई के अंदर ही एक नोडल ऑफिसर आपके लिए नोटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ताकि वो आपके साथ बेसिकली कोऑर्डिनेट कर सके, फोकस्ड इंटरेक्शन हो सके कोऑपरेटिव बैंक्स में, ताकि कोई भी दिक्कत हो सबसे पहले वो नोडल ऑफिसर ध्यान रखेगा. अब देखिए यहाँ पे यूसीबीज की रेगुलेशन की बात कर लेते हैं. 2020 में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, और फाइनली कोऑपरेटिव बैंक्स को डायरेक्ट सुपरविजन के अंडर ला दिया गया आरबीआई के. ये वो समय है पैंडेमिक का जब कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत न्यूज में आते थे, फेल हो रहे हैं इस वजह से. ठीक है, The amended law has given RBI the power to super. अब देखिए क्योंकि आरबीआई के पास अब डायरेक्ट सुपरविजन आ गई, तो इसके तहत क्या हो सकता है? आप सुपरसीड कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोऑपरेटिव बैंक्स के, यानी कि आरबीआई कर सकती है. अगर वो आरबीआई क्या करे, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक बार कंसल्ट कर ले. ठीक है, पहले सिर्फ और सिर्फ आरबीआई या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कर सकती थी, अभी ऐसा नहीं है. और साथ ही में आप ये भी जानते हैं जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए 4 टियर स्ट्रक्चर लेके आया हुआ है. 4 टियर ये कैटेगराइजेशन आप पढ़ सकते हैं. टियर 1 यहाँ पे लिखा है जैसे ऑल यूनिट यूसीबीज एंड सैलरी अर्नर्स. ओके, जो जितने भी यूनिट यूसीबीज होते हैं या जो सैलरी अर्नर्स यूसीबीज हैं, बिल्कुल प्राइमरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितना डिपॉजिट साइज है उस यूसीबी का, वो इस टियर 1 की कैटेगरी में आते हैं. यानी कि बेसिकली इनके साथ साथ जितनी भी यूसीबीज जिनका डिपॉजिट है अप टू ₹100 करोड़. फिर आता है टियर 2. टियर 2 में वो यूसीबीज आती हैं जिनका जो डिपॉजिट है वो मोर देन 100 करोड़ है और अप टू 1000 करोड़ है. टियर 3 यूसीबीज जहां पे मोर देन 1000 करोड़ और अप टू 10,000 करोड़. फिर टियर 4 मोर देन 10,000 करोड़. ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से? मिनिमम नेटवर्थ. ओके, तो मिनिमम नेटवर्थ टियर 1 यूसीबीज ऑपरेटिंग इन अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट शुड हैव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ₹2 करोड़. ओके,
और दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, टीयर 1 यूसीबीज जो है, जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, उनको मेंटेन करना है मिनिमम रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो ऑफ 9%, ठीक है, ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। टीयर 2 टू टीयर 4 को मिनिमम 12%, ओके, विच इज गुड, ओके। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट 75% ऑफ देयर एडवांसेस, यानी कि जितने भी आप लोन देते हैं उसके 75% आपको प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर्स को देने हैं। ये रेगुलेशन है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन ना आपसे GS3 में, यू नेवर नो, क्योंकि GS3 में भी 2021 ऑनवर्ड्स बहुत सारे टेक्निकल, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन के क्या GDP का मेथड है कैलकुलेट करने का, ये बहुत ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, कि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत फेल होते हैं, तो इससे रिलेटेड, लेकिन अब रेगुलेशन इसलिए बढ़ा दी गई है और साथ में उनको स्ट्रेंथन भी किया गया है। स्ट्रेंथन के पॉइंट्स आप ये जो 4 लिए गए हैं वो लिख दीजिएगा, और रेगुलेट करने के जो 4-5 पॉइंट्स अभी हमने पढ़े वो आप लिख दीजिएगा। इश्यूज क्या है यूसीबीज के साथ? हाई ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इनके एनपीएस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये बताती है 2023 की कि इनकी जो ग्रॉस एनपीएस रेशो है इट वाज 8.7%, ठीक है, लेकिन अगर हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो इट वाज ओनली 3.9%, ओके। और साथ ही में आप जानते हैं अब यूसीबीज पे बहुत निर्भर नहीं रहा जाता, क्योंकि यूसीबीज के कंपटीशन में एससीबीज यानी कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, पेमेंट बैंक्स है, ओके। गवर्नेंस इशू, सबसे बड़ा इशू गवर्नेंस इशू है, जो इनका इंटरनल वीकनेसेस हैं इनमें, ठीक है। फ्रॉड्स नहीं प्रिवेंट कर पाते है ना, जो कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दी हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एंड ऑल ऑफ दैट। फॉर इंस्टेंस कोलैप्स ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, ओके। फिर आता है थर्ड पॉइंट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनएबिलिटी टू अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो देखिए आपके पास कैपिटल बेस ही नहीं है ना, बहुत छोटा एक आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है आपका, तो जब लो कैपिटल बेस है तो यू वोंट बी अलाउड टू डिप्लॉय रिक्विसाइट रिसोर्सेज इन आइदर मैन पावर और इन टेक्नोलॉजी। द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड बाय न्यू प्लेयर्स लाइक फिनटेक। अब देखिए क्या है कि जो सर्विसेज आज तक आप प्रोवाइड, आपका जो यूज था वो इसलिए था क्योंकि आप बहुत विसिनिटी, बहुत पास थे, कई लोगों के, कई छोटे छोटे एरियाज में आप हुआ करते थे, ठीक है, तो इसीलिए लोग डायरेक्टली आपके पास जा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। अब क्या है, आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रहे, और वैसे आपके फ्रॉड्स की वजह से जो एक धारणा बन चुकी है पब्लिक में, इसलिए लोग रिलाई नहीं कर रहे। और जो फिनटेक एंटिटीज हैं वो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो आपके कस्टमर्स जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं हाई इन्फ्लुएंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि ये आप यूसीबीज आप सोचिए कि एक प्रमोटर ड्रिवन कंपनी है, जहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है, स्पेशली जो चेयरपर्सन है, उनका कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस होता है हर डिसीजन मेकिंग पे, इस वजह से फ्रॉड हो जाते हैं, ओके। हाई कॉस्ट इनकम रेशो, most of the UCBs fail to operate efficiently and their cost to income ratio remains on a higher side, यानी कि cost ज़्यादा income कम। The average cost to income ratio of UCBs is roughly 10% higher as compared to commercial banks. Face high credit, market and liquidity risk. Credit risk, market risk and liquidity risk. ठीक है, credit risk मतलब default risk और concentration risk, ठीक है, यानी कि डिफॉल्ट का रिस्क यहाँ ज्यादा रहता है, जिनको आपने दिया है वापस आने का, क्योंकि अपने लोग हैं, दे रहे हैं, ऑल दैट। मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क इन ट्रेडिंग बुक एंड बैंकिंग बुक, लिक्विडिटी रिस्क, ओके। देखिए क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करता है, आज जो लोन जिस इंटरेस्ट रेट पे मिला है, कल को उसको वापस उससे भी ज्यादा पे आना पड़ेगा, तो फिर डिफॉल्ट हो जाएगा। आई होप यू गेट द बेसिक इकोनॉमिक्स हियर। अदर इनिशिएटिव्स टेकन फॉर ओवरकमिंग इश्यूज, और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? अभी तो हमने देख लिया कि चार पांच आरबीआई ने वाइटल मेजर्स निकाले हैं, नोटिफाई किए हैं, लेकिन और भी इनिशिएटिव्स हैं जो इन इश्यूज को ओवरकम करने के लिए लिए गए हैं, जैसे सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क SAF। आप अगर कोई भी आंसर लिख रहे हैं जो बिल्कुल आ सकता है आपके GS3 में, ठीक है, तो आप SAF को जरूर मेंशन कीजिए। सुपरवाइजरी, आप एक बार इसको फिर से स्प्लिट करने की कोशिश कीजिए, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेम मतलब कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, तो अगर कुछ भी होता है, क्राइसिस प्रिवेंट करना है, तो उसका सुपरविजन रहे, ठीक है, you're on your toes, to take action, to supervise
24/7. It seeks expeditious resolution of UCBs experiencing financial stress. ओके यूसीबी अगर फेल होने लगी है, लोग वहां पे लाइनों में लग गए हैं अपना डिपॉजिट निकालने के लिए, तो कह दीजिए कि अभी आप डिपॉजिट ही नहीं विड्रॉ कर सकते थोड़े दिन के लिए, ताकि थोड़ा सा सेटल हो जाए। ये करेक्टिव एक्शन होता है। ओके तो ये चीज यहाँ लिखी है। स्कीम फॉर वॉलंटरी कन्वर्जन, अब देखिए यहाँ दिस इज अ वेरी गुड स्कीम। आई थिंक आरबीआई ने एक स्कीम अनाउंस की थी, स्कीम फॉर वॉलंटरी कन्वर्जन, जिससे क्या हो रहा था कि जो एलिजिबल यूसीबीज हैं वो कन्वर्ट कर सकते थे खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, 2018 में ये स्कीम आई थी। ओके फिर उसके बाद आती है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। आरबीआई ने अकॉर्ड किया था एक रेगुलेटरी अप्रूवल 2019 में फॉर प्रमोशन ऑफ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूसीबी सेक्टर। द अप्रूवल इंटर एरिया परमिट्स यूसीबीज टू सब्सक्राइब टू कैपिटल ऑफ द ओके आप अम्ब्रेला ऑर्गेनाइज देखिए, आई वुड जस्ट रीड इट फॉर यू, फिर आई विल एक्सप्लेन। Umbrella organization is also expected to set up information and technology infrastructure for shared use. It can also offer fund management and other consultancy services. तो देखिए क्या है, आप क्या कीजिए, आप बहुत सारी UCBs हैं, तो आप एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली आपको IT इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अच्छा है, तो सारी UCBs उसमें से यूज कर सकते हैं। फंड मैनेजमेंट वो कर सकती है, तो वो भी कुछ बुरे समय में कुछ हेल्प भी कर सकती है, कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ UCBs वारंट्स रैपिड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। अगर आपको सच में लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए यूसीबी की, तो आपको रैपिड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्शन, क्लियर अकाउंटेबिलिटी प्रोसेसेस एंड एफर्ट्स टू इंश्योर सीमलेस इंटीग्रेशन विद द ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम। ग्रेजुअल बट सस्टेन्ड अडॉप्शन ऑफ दीज स्टेप्स विल इंश्योर अचीवमेंट ऑफ द विजन सहकर से समृद्धि। देखिए इस तरह के कंक्लूजन्स आपको लिखने होते हैं, बस एक दो कीवर्ड्स जो अच्छे अच्छे सुनने के लिए मिल रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव पिछले साल कहीं लोगों ने अपने आंसर्स में लिखा, तो जस्ट पिक अप दीज कीवर्ड्स एंड ट्राई राइटिंग देम डाउन। क्रिटिकल मिनरल्स, अब दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स इज एवरीवेयर इन टूडेज एरा। हमें जम्मू कश्मीर के रईसी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम का रिजर्व मिलता है। हम वी स्टार्ट डांसिंग बिकॉज वी विल ओवरटेक चाइना उस सेंस में, है ना, अगर वो सही क्वालिटी का हमें प्रूव हो जाता है कि लिथियम है। फिर उसके बाद सब चाहते हैं, हम सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा पैर रखना चाह रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक हब जो है सब बनना चाहते हैं। कोई बहुत ओवर रिलायंस नहीं चाहता चाइना के ऊपर, जो कि अभी है। कोई ताइवान पे भी नहीं, क्योंकि ताइवान क्राइसिस हो सकता है कभी भी चाइना की वजह से। तो सब सेल्फ रिलायंस चाहते हैं, सब चाहते हैं कि देख लें कि कहीं हमारी कंट्री में तो क्रिटिकल मिनरल नहीं है और आज तक हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, थोड़ा कुछ हाथ पैर मार के देखते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्या किया है, अपनी फर्स्ट एवर रिपोर्ट निकाली है कंट्री की, क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो क्या न्यूज है? मॉरल न्यूज। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्या किया है, कमिटी बिठाई है, कमिटी बनाई है, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को। तो इस लिस्ट में बेसिकली 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिसमें 17 रेयर अर्थ मेटल्स हैं या रेयर अर्थ एलिमेंट्स आप कह सकते हैं, 6 प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स हैं PGE, ईच डेजिग्नेटेड एज critical based on their limited availability in India's geographical reserves। देखिए आप रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब जानते हैं, हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं इसे। ओके अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से, मेंस के भी पर्सपेक्टिव से, कि क्रिटिकलिटी मिनरल्स की डिसाइड कौन करता है, मतलब कौन से मिनरल्स क्रिटिकल है हमको कैसे पता। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 2 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अगर तो एक मिनरल की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी में लिथियम इन तरह की चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं, तो वी विल नीड देम। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, साथ ही में सप्लाई रिस्क, ये क्रिटिकलिटी डिटरमाइन करती है मिनरल्स की। यानी कि अगर कल को कहीं पे कोई वॉर हो जाए, कहीं पे जैसे कि मैं आपको ताइवान क्राइसिस के बारे में बता रही थी, तो सप्लाई रिस्क हो गया, आप क्या करोगे, आप मतलब पूरी इंडस्ट्री बंद, पूरा देश में वो काम ही बंद, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए क्रिटिकल है वो मिनरल्स। ओके तो ये चीज आप यहाँ पे, नॉट इंपॉर्टेंट, आई वुड से दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके द लिस्ट विल सर्व एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर पॉलिसी। तो ये लिस्ट जो है वो एक गाइडिंग फ्रेमवर्क की तरह काम करेगी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। ओके
देखिए अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आता है ना, तो आप प्लीज क्रिटिकल मिनरल्स को डिफाइन कीजिए पहले तो, कि क्रिटिकल मिनरल्स बेसिकली आप इनफैक्ट अपने डेफिनेशन में क्या कीजिए कि 2 पैरामीटर्स होते हैं जो क्रिटिकलिटी को डिटरमाइन करते हैं, या डेफिनेशन बेसिक सी लिखने के बाद जो यहाँ लिखी है आप उसके नीचे एक डायग्राम, छोटा सा बिल्कुल डायग्राम बनाइए एंड देन यू गो ऑन विद योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे critical minerals are the elements that are the building blocks of essential modern day technologies and are at risk of supply chain disruptions. For example, do give examples, at least 2 to 3 of them: antimony, beryllium, bismuth, cobalt, copper, etc. अब देखिए अगर हम बात करें इंडिया के लिए मेजर इंपोर्ट सोर्सेज क्या है कोबाल्ट हम लेते हैं चाइना, यूएस, जापान से। लिथियम हम लेते हैं चिली, रशिया, चाइना। निकल, स्वीडन एंड चाइना। अर्जेंटीना से भी लेते हैं लिथियम, लिखा नहीं यहाँ पे पता नहीं क्यों, खैर। These minerals are now used everywhere, आप जानते हैं, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज ऑल थिंग्स आर रिटन हियर। अब आप जानते हैं, देखिए इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर, क्या पता कोई कंट्री जो है वो स्पेशलाइजेशन एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ टेक्नोलॉजी में करना चाहती हो, तो उसकी इंडिविजुअल नीड अलग है, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन अलग है, तो उसके लिए अपनी लिस्ट हो सकती है क्रिटिकल मिनरल्स की, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल, और ये भी हो सकता है ना कि कुछ एक पर्टिकुलर मिनरल उनके पास है और बहुत बड़ा रिजर्व है, यूरेनियम है फॉर एग्जाम्पल नाइजर के पास, तो नहीं है ना उसके लिए वो क्रिटिकल मिनरल, ठीक है, सप्लाई रिस्क तो है ही नहीं। तो ये चीज सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, प्रमोटिंग क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर कह रहे हैं, सोलर पैनल्स कह रहे हैं, डिफेंस आप जानते हैं लिथियम, निकल, सिलिकॉन वाइटल है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज के लिए, एरोस्पेस के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए, और ऑफ कोर्स क्योंकि हमने डिफेंस सेक्टर एरोस्पेस की बात कर ली तो सिक्योरिटी तो आ ही जाता है, ठीक है। हमारे को अपने जियो इकोनॉमिक गोल्स, एनर्जी सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स, मिनरल सिक्योरिटी, ये सब कुछ, और जो हमारी कमिटमेंट है 2030 तक की कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। अब हम आते हैं कि क्या कंसर्न्स है हमारे जो एसोसिएटेड हैं क्रिटिकल मिनरल्स के साथ। सबसे बड़ा कंसर्न है कि हमारी जो डिपेंडेंस है, तभी तो ये एक पैंडेमिक के बाद से हमें बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई है कि बंद तो कुछ भी हो सकता है, और बंद तो छोड़िए, चाइना का जब मन करा वो एक्सपोर्ट रोक देगा किसी चीज का, किसी कंट्री का जब मन करा क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को एक इकोनॉमिक वेपन की तरह यूज करने के लिए वो तब कर लेगा, वॉर वेपन की तरह यूज हो सकता है ये तो, है ना। रशिया यूक्रेन इन्वेजन के बाद ये जो हमें ये चीज भी रियलाइज हुई है, ओके। डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, तो सम क्रिटिकल मिनरल एसेट्स फॉर द कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर्टिकुलरली ग्रीन टेक्नोलॉजीज आर नॉट ready to be mined. So there are also some critical minerals of which there exist no known resources within the country. So this is not a good thing. Okay? और आप ऊपर जैसे कि हमने देखा कि हम क्या क्या चीजें कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। Supply chain issues. Geographical concentration of extraction or processing in a few locations may lead to supply chain disruptions or vulnerabilities. तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। For example, 3/5 of rare earth minerals essential for clean energy, etc. are mined in China. Okay. फिर आते हैं ट्रेड पॉलिसीज। तो यहाँ पे लिखा है ट्रेड पॉलिसीज से रिलेटेड, द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इज डिपेंडेंट ऑन ट्रेड अग्रीमेंट्स। आप जानते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स एक्सेट्रा, है ना, जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट पे बेस्ड होते हैं। जैसे अगर हम इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया इज होस्ट टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट निकल रिजर्व्स, ठीक है, लेकिन उन्होंने रिसेंटली क्या किया, बैन कर दिया रॉ निकल ओर को एक्सपोर्ट करने से, क्योंकि वो अपनी डोमेस्टिक निकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। हम रॉ निकल एक्सपोर्ट ही करते रहेंगे रॉ ओर को, तो फिर हम यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे, इस ओर को यही प्रोसेस करते हैं ना, तो बैन कर देते हैं इसके एक्सपोर्ट को। तो ये चीज लैक ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट, इंडिया में देखिए बहुत बड़ी ये असेसमेंट की अभी कमी है कि कितनी क्रिटिकलिटी है किस मिनरल की, क्योंकि हम ना बहुत ग्रो कर रहे हैं और हम हर जगह ग्रो कर रहे हैं, और हम कितना ग्रो करेंगे, कहाँ ग्रो करेंगे, और हम कब क्या ग्रो करना शुरू कर देंगे, किस सेक्टर में, हमको खुद नहीं पता, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली अपनी नीड्स नहीं पता। Okay, this affects the prices that are paid for such minerals and long-term risk mitigation plans, limited substitutes and recycling as well. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 पिलर्स जो होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स वैल्यू चेन के, ठीक है। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है आपके मेंस में, व्हाट आर द पिलर्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पिलर्स, 5 तो नहीं मेंशन होगा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स वैल्यू चेन, डू मेक दिस डायग्राम डिट्टो। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे
इस पॉइंट से, ठीक है। अपस्ट्रीम मतलब एक्सप्लोरेशन, पहले तो हम ढूंढेंगे ना, हम इतने साल से हमने पता नहीं कितने 2018 आई थिंक हमने अपनी टीम भेजी हुई थी जम्मू कश्मीर में जो इधर उधर देख रही थी, राजस्थान में भी है, उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी वो टीम है, तो हमें जम्मू कश्मीर फाइनली 2023 में जाके लिथियम रिजर्व्स मिले। तो पहले तो एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोरेशन, फिर उसके बाद आता है अपस्ट्रीम माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन, फिर एक्सप्लोर कर लिया, फिर माइनिंग एंड एक्सट्रैक्ट करो। फिर आता है मिड स्ट्रीम प्रोसेसिंग जिसमें हम रिफाइन करेंगे, मेटलर्जी परफॉर्म करेंगे। फिर आता है डाउन स्ट्रीम कॉम्पोनेंट जिसमें हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, डिजिटल एंड एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन करेंगे। फिर क्या आता है, अब तो बन गया सब कुछ, यूज भी हो गया, इधर उधर डिवाइसेस भी बांट दी, फिर क्या करेंगे हम मटेरियल रिकवरी करेंगे, रिसाइकिल करके फोन्स को, क्रिटिकल इस तरह के जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको। और क्या इनिशिएटिव्स हैं जो क्रिटिकल मिनरल्स के रिस्पेक्ट में लिए गए हैं, हम वो देख लेते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, मिनरल, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो यूएस विजिट थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, इट वाज जस्ट सेलिब्रेटेड विद सो मच पॉम्प, सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। इंडिया ने ज्वाइन किया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है, तो ये एक यूएस लेड कोलैबोरेशन है 14 कंट्रीज की, जिसका एम है कि हम पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में ताकि कुछ डिस्टरप्शन ना हो सके। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ये इंटरनेशनल कंपोनेंट है इसका। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 ताकि ऑक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आ सके, ओके, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जा सके माइनिंग सेक्टर में भी। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये तो आप जानते ही है, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया ये जो SCRI लेके आए ताकि जो रेजिलियंस है सप्लाई चेन्स की उसे बढ़ाया जा सके, कहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन में, और जो रिलायंस है चाइना पे उसे कम किया जा सके, ठीक है। वे अहेड क्या है, रिकमेंडेशंस कुछ देती है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जो आप एज इट इज रिकमेंडेशंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस करके लिख सकते हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। क्या है रिकमेंडेशन, एस्टैब्लिश कीजिए नेशनल इंस्टीट्यूट और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, और एक सेपरेट विंग बनाइए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर ही एंड एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये तो ऊपर हमने देख लिया। कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल एजेंसीज ताकि हम स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन कर सके फॉरेन एसेट्स की। एक इनोवेशन फंडिंग मैकेनिज्म हम लेके आ सकते हैं ताकि हम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, रिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज जो नई है, इनोवेटिव है, उसको हम प्रमोट कर सकें। और क्या करें कि हम पीरियोडिकली अपने लिस्ट ऑफ क्रिटिकल, देखिए क्रिटिकलिटी तो कभी भी चेंज हो सकती है ना, हम कल को एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्ट लेना चाहते हैं लेकिन उसमें जो मिनरल की जरूरत है वो पता क्रिटिकल है ही नहीं, तो उसको उसमें पीरियोडिकली रिव्यू करो, ठीक है, प्रेफरेबली एवरी 3 years, ओके, डाइवर्सिफाई करो सप्लाई चेन्स को, नेशनल फ्रेमवर्क बनाओ। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का जो इंसान है उसको थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, वो सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब, ये सुनते ही मतलब दे गेट स्कैर्ड कि हमसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या है ये सेमीकंडक्टर फैब एंड ऑल दैट, ठीक है। तो एवरीथिंग दैट ट्रबल्स यू वुड बी सिंप्लीफाइड हियर, डोंट वरी। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, तो हम पहले न्यूज देख लेते हैं कि सरकार ने डिसाइड किया है कि हम न्यू एप्लीकेशंस को इनवाइट करेंगे, किस लिए, जो सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स एस्टैब्लिश करना चाहते हैं इंडिया में, किस स्कीम के तहत, मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत। देखिए इससे पहले तो हम देखें कि मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम क्या है, जिसकी यहाँ पे 4 स्कीम्स लिखी हैं इस प्रोग्राम की, है ना, और एग्जैक्टली क्या ऑब्जेक्टिव है एंड ऑल ऑफ दैट। उससे पहले हमें कुछ चीजें जो पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक, ठीक है। पहली बात तो फैब का मतलब क्या होता है, फैब इज फैब्रिकेशन, ठीक है, फैब इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर फैब्रिकेशन, ओके। और एक सेमीकंडक्टर फैब क्या होता है, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर फैब का मतलब एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिसमें जो रॉ सिलिकॉन वेफर्स हैं उसको हम, देखिए सेमीकंडक्टर फैब, आई अगेन रिपीट, एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक फैक्ट्री, एक ऐसी जहां पे जो सिलिकॉन वेफर्स हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, ठीक है, ये होता है सेमीकंडक्टर फैब्स में, या फैक्ट्रीज भी कह सकते हो आप, ठीक है। अगर हम एक फैब की बात करें ना तो एक फैब लैब जो होता है वो एक क्लीन रूम होता है बिल्कुल,
ओके जहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही कंट्रोल किया जाता है ताकि कोई डस्ट ना हो, कोई वाइब्रेशन ना हो, जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एक नैरो रेंज में रखी जाए और ये कन्वर्जन पॉसिबल हो सके। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम बात करें डिस्प्ले फैब की, तो डिस्प्ले फैब तो आप जानते ही हैं, जहाँ पे डिस्प्ले फैब्रिकेट किए जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज इट, आई थिंक यू गॉट एवरीथिंग जो यहाँ पे बेसिकली पता होना चाहिए था। हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा है। जो माइती है उन्होंने लॉन्च किया है सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, किस लिए? डेवलप करने के लिए सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम। ओके, तो ये आया था बेसिकली 2021 में, अब इसका मॉडिफाइड वर्जन आया। एम क्या है? टू प्रोवाइड अट्रैक्टिव इंसेंटिव सपोर्ट टू कंपनीज और कंसोर्शिया that are engaged in silicon semiconductor fabs, display fabs. I hope आपको सिलिकन वेफर्स पता है क्या होता है। सिलिकन वेफर्स कुछ नहीं होते, ऐसी बहुत थिन सी शीट होती है, आप कह सकते हैं सिलिकन की। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। और सेमीकंडक्टर भी आई होप आपको पता है सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो ना ही बहुत अच्छा कंडक्टर और ना ही कंप्लीट इंसुलेटर है, तो बीच में सेमी। ठीक है, बेसिक साइंस है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर डिजाइन में जो भी एंगेज्ड हैं तो उनको सपोर्ट किया जाए, इसलिए ये स्कीम लाई गई थी। टेन्योर का था, सपोर्ट अंडर द स्कीम विल बी प्रोवाइडेड फॉर 6 years। ओके, और नोडल एजेंसी क्या है ये भी आप जानते हैं, आए दिन न्यूज में सुनते हैं। नोडल एजेंसी है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंडर आती है। माइती इज द डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम। अब हम 4 स्कीम्स देख लेते हैं जो मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंडर आती है। ऑल्दो आई थिंक कि ये आप खुद से पढ़ें, पर ठीक है मैं आपको फिर भी बता देती हूँ क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स, तो पहला तो सेमीकंडक्टर फैब सेटअप करने के लिए स्कीम है, तो लार्ज इन्वेस्टमेंट बेसिकली सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज के लिए जो चाहिए होंगी। फिर आता है मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ डिस्प्ले फैब्स। फिर आता है मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर्स फैब, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब एंड सेमीकंडक्टर ATMP और OSAT फैसिलिटीज। इसमें बेसिकली डिफरेंट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जाएगी कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में बेसिकली। फिर एक चौथा कंपोनेंट है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, तो हमें नर्चर करना है 100 डोमेस्टिक कंपनीज को ऑफ सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड अचीविंग सिग्निफिकेंट इंडिजिनाइजेशन इन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। आप जानते हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S. Jaishankar, he has been recently talking a lot about semiconductor industry. Semiconductor has been so much in news. Know the basics of it. Very important for you. अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस पे कुछ मिलता है, रीड इट। ओके, इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट, तो इंडिया के केस में हम सेमीकंडक्टर के क्या हाल चाल है हम वो देख लेते हैं। मार्केट साइज रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट करती हैं इंडिया के सेमीकंडक्टर मार्केट को टू वैल्यू अबाउट $65 बिलियन बाय 2026। ठीक है, तो मतलब 3 times ग्रोथ फ्रॉम 2019। सेमीकंडक्टर कंजम्पशन इन इंडिया इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ कंजम्पशन बढ़ रहा है ना, तो ऑफ कोर्स हमें तो चाहिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज। ठीक है, जब 15.1% की रेट पे कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है तो वी नीड मोर इंडस्ट्रीज एंड वी नीड मोर ग्रोथ। चिप मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया बन चुका है हब फॉर सेमीकंडक्टर डिजाइन विद नियरली 2000 चिप्स बीइंग डिजाइंड पर ईयर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री कैसी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी आते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स भी आते हैं। जनरेटेड अबाउट $2.5 बिलियन इन रेवेन्यू। देखिए आपको ना एक बेसिक सिनेरियो भी पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड मेजर प्रोड्यूसर कौन है, तो ताइवान है अभी। ठीक है, ताइवान वर्ल्ड लीडर है इन मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स। ओके, 60% जो वर्ल्ड की सेमीकंडक्टर हैं वो यही बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, 60% वर्ल्ड की और 90% मोस्ट एडवांस वंस की। यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट क्या है? यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट के देखिए ये कुछ जो टर्म्स है ना, चिप्स इन साइंस एक्ट, ये किसके रिस्पेक्ट में न्यूज में हमने देखा है, तो यूएस चाइना वॉर के जो ट्रेड वॉर सॉर्ट ऑफ इनकी चल रही है, टेक्नोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हो, उसके तहत ये यूएस ने पास किया है ये एक्ट, चिप्स एंड साइंस एक्ट, जिसमें बेसिकली अपने कंट्री में सेमीकंडक्टर कंपनी को या मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं चिप्स की, उनको प्रमोट करने के लिए यूएस लेके आई है ताकि चाइना पे बहुत निर्भर ना रहा जा सके। चिप 4 अलायंस भी कंपोज की गई है या फॉर्म की गई है यूएसए द्वारा, और एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस भी चाइनीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे लगी है। इन अ सिमिलर मैनर चाइना पुट्स
curbs on the exports of germanium and gallium. तो चाइना, ऑफ कोर्स चाइना भी कम नहीं है, चाइना ने भी कर्व्स लगा दिए एक्सपोर्ट्स पे, जर्मेनियम और गैलियम जो दो नीश मेटल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, इंडिया का क्या रोल है? इंडिया का रोल है कि वो पोजीशन करती है खुद को एज अ प्लेयर इन द क्रिटिकल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी फील्ड। ठीक है, तो बेसिकली जो कंट्रीज अपने बेसिस को विड्रॉ करना चाहती है चाइना से और इधर उधर देख रही है कि कहाँ आप डाइवर्सिफाई करें खुद को, तो इंडिया इज अ गुड ऑप्शन। यू कैन कंसिडर इंडिया, ऑलवेज कंसिडर इंडिया। ओके, 2022 में इंडिया ने साइन किया इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आईसेट डील। ये हमने आईआर के सेक्शन में भी देखा है इस बार और बहुत डिटेल में। इंडिया ने लॉन्च किया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, फिर जो इंडिया एक मेजर बेनिफिशियरी हो सकती है ताइवान की न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी की, जो बेसिकली अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को चाइना से निकाल के ताइवान क्या कर रही है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया वहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। सिग्निफिकेंस क्या है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का इंडिया के लिए? मार्केट ग्रोथ सबसे पहली बात तो, ठीक है, करंटली जो है इट इज वैल्यूड एट अराउंड $2 trillion which is ₹150 lakh crores. The global electronic market is expected to grow significantly given the increasing penetration of emerging technologies. India is a global hub. The vision of National Policy on Electronics जो NPE 2019 है is to position India as a global hub for electronic system design and manufacturing, ESDM जिसे हम कहते हैं. Okay. Strategic significance भी है, of course these are the things which you can read on your own. Okay. और चैलेंजेस क्या हैं और कंस्ट्रेंट्स क्या है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें एक क्लस्टर बनाना है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन फैसिलिटीज का, या फैक्ट्रीज भी कह सकते हो आप इसको, ऑल्दो इट्स नॉट द राइट टर्म हियर बट स्टिल, तो आपको उस पूरे क्लस्टर में, उस पूरे कॉरिडोर भी अगर मैं कह सकूँ या कुछ भी उस एरिया में आपको सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं है अभी इंडिया में बहुत अच्छा। ठीक है, लॉन्ग जेस्टेशन, तो यानी कि बेसिकली जब आपने इन्वेस्टमेंट और काम करना शुरू किया, फिर कितने समय बाद आपका प्रॉफिट आना शुरू होगा, तो उसमें बहुत बड़ा गैप है। ऑलमोस्ट हर इस तरह की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा गैप होता है। तो इतने टाइम का रिस्क कौन लेगा? तो कुछ करिए ऐसा कि आपको अट्रैक्टिव बनाना पड़े, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, delays in setting up facilities. Okay, 3 entities that had applied to build the chips are all facing hurdles in setting up their plants. तो देखिए यहाँ पे जो रेड टेपिज्म या गवर्नेंस इश्यूज या पेपर वर्क और या डॉक्यूमेंटेशन वर्क, ये आ जाते हैं डीलेज में। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, यस, सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स हार्डली कोई है यहाँ पे। ठीक है, और देखिए एक स्पेसिफिक वो क्यों नहीं बन सकती, एक स्पेसिफिक इंजीनियरिंग की फील्ड क्यों नहीं बन सकती इस तरह की चीज़ें, जब इतनी न्यूज़ में है, इतना ज़्यादा डिमांड है और एवरीबडी इज टॉकिंग इन द मिनिस्ट्री अबाउट इट, सो व्हाई नॉट? ओके, वैसे ही देखिए जब हम अर्थक्वेक्स के बारे में बात किया करते थे जो तुर्की में और सीरिया में आया, तब एक इंजीनियरिंग की स्ट्रीम में एक नए स्ट्रीम की बात की गई थी बहुत सारे एक्सपर्ट्स द्वारा कि आपको पता है कि सारे घर जो इंडिया में है वो अर्थक्वेक प्रोन, मतलब अर्थक्वेक सेफ नहीं है, तो रेट्रोफिटिंग एक इंजीनियरिंग की फील्ड बना दो ना। जब तक उसको कंड्यूसिव नहीं बनाया जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, वैसे ही सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स, नीड फॉर द इकोसिस्टम, रॉ मटेरियल्स, हाई प्योरिटी गैसेस एक्सेट्रा। तो वे फॉरवर्ड क्या है? ये तो हमने चैलेंजेस देख लिए। इकोसिस्टम डेवलपमेंट, एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाइए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, ताकि जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी हो, besides design and manufacturing facilities. Skill development very important, skilled labor की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। फोकस करो ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, इंसेंटिवाइज करो इंडस्ट्री को, स्ट्रेंथन करो पार्टनरशिप, जैसे यूएस जो हम कर रहे हैं, यूएस, ताइवान, जापान, हम कर रहे हैं इस सेक्टर में बहुत काम। अट्रैक्ट कीजिए एफडीआई को। ओके, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, माहिर, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो यहाँ पे आई डोंट थिंक कि कुछ बहुत समझाने वाला है। Let me just check this out. ये कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। Let's just begin. Okay. जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया एक मिशन को, जिसे हम मिशन माहिर कह रहे हैं। ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है? मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ठीक है,
जिससे हम बेसिकली लेवरेज कर सके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को इन द पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में बहुत सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उसको हमें उसमें फर्स्ट स्टेप लेना है, अर्ली, आप कह सकते हैं अर्ली बर्ड बनना है उसमें। ओके, 8 एरियाज आइडेंटिफाइड फॉर रिसर्च, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं क्या 8 एरियाज हैं जो रिसर्च के लिए, हाई इम्पैक्ट रिसर्च के लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं। जियोथर्मल एनर्जी, सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेशन, नैनो टेक्नोलॉजी फॉर ईवी बैटरी, इंडिजिनस कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, carbon capture, green hydrogen for mobility, modifying electric cookers, alternatives to lithium ion storage batteries, ये सब कुछ बेसिकली आइडेंटिफाई किया गया अभी तक। तो माहिर है क्या, हम ये भी देख लेते हैं। ओके, सो की ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइडेंटिफाई करना है हमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को और जो फ्यूचर रेलेवेंस की टेक्नोलॉजीज हैं उनको, ठीक है, एनर्जी सेक्टर में, इसीलिए माहिर आया है। ओके, क्रिएट करना है एक वाइब्रेंट और इनोवेटिव इकोसिस्टम को, प्रोवाइड करना है कॉमन प्लेटफॉर्म एनर्जी स्टेक होल्डर्स के लिए, और सपोर्ट करना है पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटेट देयर कमर्शलाइजेशन। देखिए, किसी भी चीज़ को प्रमोट करने का मतलब ये नहीं होता कि बस आप बोलो जी हाँ जी आप अच्छा कर रहे हो, उसको कमर्शलाइज, उससे प्रॉफिट आने कब शुरू होंगे, उसकी मार्केट कब बनेगी, वो आप करेंगे इस मिशन के थ्रू। लेवरेज करना है फॉरेन अलायंसेस को, पार्टनरशिप्स को, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और एक्सेलरेट किया जा सके। मेक आवर नेशन अमंग द लीडिंग कंट्रीज इन द पावर सिस्टम। फंडिंग कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडर देम, और साथ ही में सेंटर का बजटरी रिसोर्सेज भी इनको एलोकेट किया जाएगा। अप्रोच क्या है, मिशन फॉलो करेगा द टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल अप्रोच के आइडिया टू प्रोडक्ट, है ना। एक होता है आइडिया जो आपके दिमाग में आया, जो आप बैठ के लैब्स में सोचेंगे या आसपास बात करते कुछ आ गया, ठीक है, आप बाहर एक विजिट पे गए और आपने देखा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसका एक बेटर फॉर्म ये बन सकता है। लेकिन इस आइडिया को एग्जैक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, मार्केट में कैसे लाया जाए, कमर्शलाइज कैसे किया जाए, ये लाइफ साइकिल अप्रोच रहेगी यहाँ पे। ड्यूरेशन क्या है, 5 साल, 2023, 2024 टू 2027, 2028। स्ट्रक्चर क्या है मिशन का, पहली बात तो टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी होगी जिसको चेयर करेगी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जिसका रोल होगा आइडेंटिफाई एंड रेकमेंड पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग एंड अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स। फिर होगी एक एपेक्स कमेटी जिसे चेयर करेंगे यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिनका रोल होगा इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस पे ध्यान देना और रिसर्च प्रपोजल्स को मॉनिटर और अप्रूव करना। ये देखिए यहाँ पे कुछ समझाने वाला नहीं है, पर आई थिंक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन पावर सेक्टर, एयरजेन, ये न्यूज में रहता है इसीलिए आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। एयरजेन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद व्हाट और इज एक्चुअली व्हाट कॉन्सेप्ट। तो एयरजेन क्या है, जनरेट करनी है इलेक्ट्रिसिटी, किससे, किसको यूज करके, वाटर वेपर को यूज करके। एयर से, एयर में जो वाटर वेपर है उससे जनरेट करनी है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है माइक्रोग्रिड, लोकल एनर्जी ग्रिड्स विच कैन ऑपरेट फ्रीली और बाय स्टेइंग कनेक्टेड टू अ बिगर कन्वेंशनल ग्रिड। ओके, तो मतलब लोकल एनर्जी ग्रिड यानी कि आप जानते हैं कि बेसिकली हम स्टैंड अलोन, यूजुअली हम स्टैंड अलोन माइक्रो ग्रिड्स की बात करते हैं कि जो आपके सॉकेट में पावर आती है उस पर बहुत निर्भर ना रहा जा सके, एक लोकल ग्रिड भी हो, ठीक है। पावर वॉल्स डिजाइन टू स्टोर योर क्लीन एनर्जी सो दैट यू कैन यूज इट एनी टाइम यू वांट। ओके, पावर वॉल्स गुड इनफ। वर्टिकल विंड टर्बाइंस वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे जो पास से, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, जो चलते हुए व्हीकल्स हैं तेज से चल के गए, क्या हुआ फिर उसके बाद जो वेव्स जनरेट हुई उसको कैप्चर कर लो, वर्टिकल विंड टर्बाइंस बन सकती हैं, इससे एनर्जी जनरेट हो सकती है। कवरेज क्या है, हम यहाँ वापस आते हैं। द प्रपोजल्स फॉर आउटकम linked funding will be invited from companies or organizations across the globe. Selection of the proposer to be done through quality cum cost based selection process. The IPR of the technology developed would be shared by the government of India and research agency. Okay, मतलब सरकार और रिसर्च एजेंसी दोनों शेयर करेंगे उसके पेटेंट को या आईपीआर को, जो भी आप कह सकते हैं। अदर इनिशिएटिव्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रिसेंटली, ये बहुत आप न्यूज़ में सुनते भी हैं, तो आधे से ज़्यादा तो आपको खुद ही पता होंगे। सो यू प्रॉब्ली नॉट, आप इसको मतलब समझ सकते हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ समझाने की, बट स्टिल आई वुड एक्सप्लेन।
Initiatives, financial incentives to states for reforms in the power sector. अभी हमने ऊपर भी देखा राइट के कितने सारे रिफॉर्म्स जो सेक्टर लिंक्ड एंड पावर लिंक्ड, ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्टेट्स को दिए जाते हैं ताकि वो इस सेक्टर में रिफॉर्म करें. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने स्टेट्स को अलाउ किया है कि आप एडिशनल बोरो कर सकते हैं, ठीक है. जो FRBM है कोई बात नहीं, उसमें हम आपको थोड़ी सी छूट देते हैं एडिशनल बोरोइंग की 0.25 से 0.5% तक की ऑफ द GSDP एनुअली. लेकिन आपको क्या करना है, उसको यूज करके रिफॉर्म्स लेके आने हैं पावर सेक्टर में, ठीक है. द इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2021 फॉर अ 4-year पीरियड. 2024-25 तक ये है. ओके तो अब हम आते हैं सेकंड, यहाँ पे क्या लिखा है, मार्केट कपलिंग. देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये. और पावर सेक्टर से रिलेटेड मार्केट कपलिंग का क्या मतलब है, मे बी आपके प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए, या बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए इसके बारे में. जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसने डायरेक्ट किया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को, सर्क को, कि आप इनिशिएट कीजिए. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा है सर्क को कि आप मार्केट कपलिंग प्रोसेस को इनिशिएट कीजिए. क्या करना है, पावर एक्सचेंजेस को जहाँ पे ट्रेडिंग होती है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की या पावर की, जैसे भी आप समझ सकते हैं, उनको कपल करो, उनकी मार्केट को कपल करो, यूनाइट करो, यूनिफाई करो, ठीक है, ताकि यूनिफॉर्म प्राइसेस हो सकें अक्रॉस मल्टीपल एक्सचेंजेस. अभी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पावर एक्सचेंज है, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं, है ना. लेकिन उसके बाद जब हम यूनिफाई कर देंगे, मार्केट कपल कर देंगे, तो यूनिफॉर्म प्राइसेस हो जाएंगे. मार्केट कपलिंग रेफर्स टू द फॉर्मिंग ऑफ अ सिंगल पावर ट्रेडिंग एंटिटी, okay, owned by the government. Under it, buy and sell bids from all power exchanges in the country will be aggregated, एक जगह पे आ जाएगी. और बेसिकली हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म पावर प्राइस लेके आएंगे, या फिर जैसे हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहते हैं, वो यूनिफॉर्म होगा, एक ही होगा सबके लिए. अभी क्या है, जो मार्केट क्लियरिंग प्राइसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं. 3 पावर एक्सचेंजेस के लिए जो इंडिया में है, तीनों के लिए डिफरेंट है होते हैं बेसिकली. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जैसे आप पिक्सल कहते हैं, ओके, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड HPX. अब जो IEX है वो आप जानते हैं मोनोपोली स्टेटस इसको मिला हुआ है. बाकी तो आपने शायद HPX के बारे में तो सुना भी ना हो कई लोगों ने, ठीक है. तो जो IEX है इनको 90% शेयर मिलता है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में. तो यूनिफॉर्म लेके आइए ना. Market coupling will pave the way for one nation, one grid, one frequency, one price framework by implementing the market-based economic dispatch system. Market-based economic dispatch system का मतलब क्या है, यहाँ पे भी थोड़ा split करने की कोशिश कीजिए. Market-based economic dispatch system, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, एक सेंट्रलाइज शेड्यूल बनाया जाएगा कि कैसे पूरे ईयर का हमने सोच लिया ईयरली कंजम्पशन के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी की, कि कैसे डिस्पैच किया जाएगा, ठीक है, एट द इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट लेवल ऑफ अराउंड 1400 बिलियन यूनिट्स. ऑलराइट, फिर हम आते हैं गाइडलाइंस फॉर रिसोर्स एडिक्वेसी प्लानिंग फ्रेमवर्क. मतलब रिसोर्स जो है उसको एडिक्वेटली हम एलोकेट करें, प्लान करें. The guidelines issued by the Union Ministry of Power in consultation with the Central Electricity Authority have been framed under Rule 16 of Electricity Amendment Rules 2022. The guidelines aim to establish a resource adequacy framework for power procurement by distribution licensees, ensuring a reliable operation of the power system across all. Discoms have, okay, just I'll come to the highlights of the guidelines straightforward. Okay, देखते हैं ये क्या लिखा है. ये एक टाइम बाउंड और साइंटिफिक अप्रोच प्रोवाइड करता है टू असेस द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फॉर द फ्यूचर एंड टू टेक एडवांस एक्शन कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हो सकती है. आपके पास प्रायर डेटा है ना, हिस्टोरिकल डेटा है ना, कि सर्दियों में इतना हो जाता है, गर्मियों में इतना हो जाता है, दिवाली के टाइम बढ़ जाता है, होली के टाइम बढ़ जाता है, इस टाइम कम हो जाता है, सब कुछ है आपके पास. एडवांस एक्शन ले सकते हो ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योरमेंट का,
ठीक है. न्यू, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, अ ब्रॉड एग्जाम्पल. द न्यू जनरेशन कैपेसिटीज, एनर्जी स्टोरेज एंड अदर फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज needed to reliably meet future demand growth at optimal cost will be assessed well in advance. और आप ये भी जानते हो कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, कितने लोग और जगहों पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगी, कितने लोग अर्बन एरियाज में आ जाएंगे रूरल से. तो फिर आप थोड़ा करिए ना, मतलब सब कुछ कैलकुलेट कीजिए वेल इन एडवांस, असेस दैट. ओके, और उसे ऑप्टिमल कॉस्ट पे बेसिकली प्रोक्योर करने की कोशिश कीजिएगा. द कैपेसिटी विच द डिस्कॉम्स टाई अप शैल बी अ जुडिशियस मिक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वो एक जुडिशियस मिक्स होना चाहिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का, ताकि सप्लाई की सिक्योरिटी हो सके. ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ लॉन्ग टर्म किए हुए हैं, शॉर्ट टर्म सप्लाई नहीं हो रही. ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सप्लाई के वो 75 to 80%, मीडियम टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए 10 से 20%, और बाकी सारे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, देखिए लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन उसका एक बेनिफिट भी है, क्योंकि आप और सिक्योरिटी, मतलब इतने साल बाद का अगर एक कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल ले रही हूँ अगेन मैं, तो फिर मतलब क्या है, आपके पास उस समय की तो सिक्योरिटी है ही. ओवर रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी मार्केट पे, जिसपे आपको फ्लक्चुएशन पे निर्भर रहना पड़ेगा, मार्केट की खरीदनी और बाय एंड सेल बिड्स पे, उसको अवॉइड करना चाहिए. ये गाइडलाइंस कहती हैं. इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स अमेंडमेंट रूल्स 2020, दीज आर वेरी फेमस रूल्स, क्योंकि इस पे जो आम जनता है उसमें बहुत सारा बवाल भी हुआ था, है ना. आपने सुना ही होगा ऑफ कोर्स कि जब रात के समय एसीज ज़्यादा चलते हैं और रात के समय पीक आवर होता है, और उस समय जब आपके टैरिफ ज़्यादा लगेगा, टैक्स ज़्यादा लगेगा फॉर एग्जांपल, या बिल ज़्यादा आएगा, तो लोग फिर क्या करेंगे, वो दिन में सोना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर चीज़ का जुगाड़ तो ढूंढना है. तो दिस सॉर्ट ऑफ बिकेम अ मीन थिंग, है ना. तो वही सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स अमेंडमेंट रूल्स के तहत यहाँ पे डिस्कस की गई हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020 को, जिसे नोटिफाई किया गया था सरकार द्वारा टू प्रोवाइड रिलायबल सर्विसेज एंड क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर्स, उनके जो हक हैं. ठीक है, तो रूल बेसिकली क्या करना चाहता है, रूल न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, रिफंड्स एंड अदर सर्विसेज आर गिवन इन टाइम बाउंड मैनर, क्योंकि कंज्यूमर का हक है ये इंश्योर करना चाहता है. विलफुल डिसरिगार्ड टू कंज्यूमर राइट्स रिजल्ट्स इन लिवाइंग ऑफ पेनल्टी, ठीक है, ऑन सर्विस प्रोवाइडर, और कॉम्पनसेशन दिया जाएगा कंज्यूमर्स को. मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज नाउ इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स अमेंडमेंट रूल्स टू ब्रिंग दीज चेंजेस. ये तो हमने देख लिया कि 2020 के रूल्स ने क्या किया था. अब कुछ अमेंडमेंट जो हुई है वो हम देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम ऑफ डे टैरिफ. टाइम ऑफ डे टैरिफ, ऐसा अगर प्रीलिम्स में आया कि टाइम ऑफ डे टैरिफ इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू द पावर सेक्टर, ओके, एनर्जी सेक्टर. तो बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है सेम रेट पे चार्ज होने के बजाय हर एक समय दिन के क्या होगा, अभी टाइम जो है दिन का उस पर वेरी करेगी. ठीक है, तो पावर टैरिफ जो है टू बी 20% लेस ड्यूरिंग सोलर आवर्स, यानी कि जब सन है जो 8 घंटे का समय है एक दिन में, ठीक है, तो वो तब कम होगा 20% लेस, और 10% से 20% ज़्यादा हो जाएगा पीक आवर्स के समय. ओके, और ये चीज़ इट विल एनेबल कंज्यूमर्स टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड विल हेल्प पावर सिस्टम टू यूज रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली. फिर एक और अमेंडमेंट हुई है स्मार्ट मीटरिंग प्रोविजन में, नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन जस्ट रीड इट थ्रू. अब हम एक और चीज़ पे आ जाते हैं जो अगेन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान. ओके, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कैसे, या पावर सेक्टर में आप देख सकते हैं कि इंडिया में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई है, इंडिया का पावर जो सेक्टर है कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ों पे आएंगे. देखिए यहाँ पे आई विल लीव 2 to 3 कॉन्सेप्ट्स हियर. आई थिंक रोड सेफ्टी और ये रेल सेफ्टी और एक दो चीज़ें और हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में, इफ़ से द इन्वायरमेंट की वीडियो कम्स, तो उसमें उसे डिस्कस किया जाएगा, या अगर आप बता दीजिएगा कमेंट करके कि आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आई विल मेक दैट वीडियो. पर ये इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज कि इट वोंट रियली बी अ नाइस आइडिया. ओके, ट्रांसफॉर्मिंग द पावर सेक्टर इन इंडिया. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हम एक समय जब पावर डेफिसिट में हुआ करते थे, अब पावर सरप्लस में है, क्योंकि हमने ओवर 175 गीगा वोल्ट की एडिशन की है जनरेशन कैपेसिटी की इन द पास्ट 9 years. हम 4th आते हैं ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में.
okay, with 43% of its total installed capacity from renewables. okay, फिर यहाँ क्या लिखा है, अब देखिए यहाँ पे सौभाग्य स्कीम, हर घर बिजली स्कीम की यहाँ पे बात हो रही है, सहज बिजली हर घर स्कीम। तो 2.86 करोड़ हाउसेज जो है उसको कनेक्ट किया गया है इलेक्ट्रिसिटी से, और जो 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत, और जो प्राइस है एलईडी बल्ब्स का, ठीक है, वो डिक्रीज हो गया ऑलमोस्ट 90% 2014 से 2019 के बीच में उजाला स्कीम के तहत। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो डिस्कॉम्स के हुआ करते थे, या लीक्स या कुछ भी आप कह सकते हैं, वो रिड्यूस हो गए हैं 21.5% से 16.5% आ गए हैं। ओके, अब हम आते हैं कि क्या हुआ है। रिसेंटली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA ने नोटिफाई किया है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान को, किस पीरियड से किस पीरियड तक के लिए, 2022 से 2032 के लिए, ठीक है, 10 साल के लिए बेसिकली। क्या है न्यूज, एज पर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ये कहता है कि CEE इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर NEP, आपको ये प्लान बनाना है इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, और इस प्लान को नोटिफाई करना है एक बार हर 5 साल में। ओके, NEP इंक्लूड्स द रिव्यू ऑफ एटलीस्ट, अब देखिए NEP का मतलब क्या है, इस प्लान का मतलब क्या है, इसमें हमें रिव्यू मिलता है पिछले 5 सालों का, ठीक है, 2017 से 2022 तक का, एक डिटेल्ड प्लान मिलता है अगले 5 साल का 2022 से 2027 तक का, और एक प्रोस्पेक्टिव प्लान मिलता है 2027 से 32 तक का। ये मतलब श्योर नहीं है, ये आप टेंटेटिव कह सकते हो उसको, ठीक है। फर्स्ट NEP कब बना था, 2007 में नोटिफाई किया गया था। अब देखिए आप ऑल इंडिया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देख सकते हैं जो 2022 में थी, मेगावाट्स में इसकी वैल्यू है बेसिकली, लेकिन अगर हम परसेंटेज देखें तो कोल का 51% आता है, फिर उसके बाद यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का 39%। देखिए यहाँ थोड़ा फ्लक्चुएट विजन आई इसकी मैगजीन में कभी कभी डेटा वेरी करते हैं, कभी 39% दे देंगे, कभी 41.3%, ऐसा कुछ भी लिख देते हैं। ऑल्दो ये ऑफिशियल यहाँ पे डेटा है क्योंकि मिनिस्ट्री की साइड से लिया गया है आपको, लेकिन यहाँ क्या जानना है, आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये पता होना चाहिए, आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है कि गैस का है, क्योंकि गैस देखिए एक इंटरमीडिएट मेजर होना चाहिए हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी से पहले गैस बेस्ड इकोनॉमी आप बहुत बार देखते हैं, आपके इनफैक्ट CSAT में गैस बेस्ड इकोनॉमी पे पैराग्राफ्स कॉम्प्रहेंशंस भी आए हुए हैं। तो गैस 6%, डीजल 0%, न्यूक्लियर 2%, लिग्नाइट 2%। की हाइलाइट्स क्या है इस प्लान के, राइजिंग एनर्जी डिमांड, इंडिया बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की ग्रोथ देख रहा है, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 4.1% था लास्ट डेकेड में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का, और बढ़ जाएगी ये डिमांड CAGR ऑफ 7.18% फॉर नेक्स्ट 5 years। ओके, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, लाइकली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो होगी फॉर द ईयर 2026-2027, इट विल बी अराउंड 610 गीगावाट्स विद अराउंड 57.4% नॉन फॉसिल बेस्ड कैपेसिटी। अगर हम बात करें विच इज अ गुड थिंग, ओके, कार्बन एमिशन की, एवरेज CO2 एमिशन जो रेट है कोल बेस्ड स्टेशन से ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। ओके, तो ये सारी चीजें, कुछ ट्रेंड्स आपको पता भी होने चाहिए। मतलब अगर देखिए कार्बन एमिशंस कम हो रहे हैं तो मतलब क्या है, पावर जनरेशन की एफिशिएंसी अच्छी है। ओके, तो आप जो भी यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, जो रॉ मटेरियल जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट में ही ज्यादा जा रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, ना कि बाय प्रोडक्ट निकलते जा रहे हैं, ठीक है। Contribution of renewable energy sources, installed capacity of renewable energy sources is expected to contribute around 35% in the total energy mix by 2026 to 2027 and around 44% by 2031 to 2032। अगर हम बात करें एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन की, इंडिया ने अचीव किया है रिडक्शन इन एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय 24%।
ओवर द पीरियड ऑफ 2005 टू 2016। अब हम कमिटेड हैं कि हम एमिशन इंटेंसिटी हर बार आप इकोनॉमिक सर्वेज में ही पढ़ते हैं, आप अपनी अगर आप शंकर पढ़ते हैं, शंकर IAS, तो भी आप पढ़ते हैं एमिशन इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट। हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं बाय 45%। हम बेसिकली देखेंगे कि ऐसा होगा अगेंस्ट द लेवल्स ऑफ ईयर 2005। पावर जनरेशन के यहाँ रिसोर्सेज लिखे हैं, कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, फिर स्टोरेज सिस्टम्स भी लिखे हैं या स्टोरेज सोर्सेज भी, पम्प्ड स्टोरेज सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ग्रीन हाइड्रोजन। टेक्नोलॉजीज क्या है, फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज systems, compressed air storage systems. Okay, you can just read these things. फिर आता है challenges और various initiatives for growth of power sector. We will discuss these two. Challenges क्या हैं जो NEP highlight करती है, ठीक है, कि what are the challenges with regard to the integration of renewable energy sources with the grid. क्यों ग्रिड 100% रिन्यूएबल एनर्जी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, लेट्स सी। इंटरमिटेंसी का मतलब क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग तो सबने सुना होगा, राइट, कि बहुत बड़ा गैप, राइट, आपको रखना है इंटरमिटेंट, एक ड्यूरेशन, एक गैप। तो वैसे ही यहाँ पे एक गैप आ जाता है अगर हम कहें कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को ऐड करना चाहते हैं एनर्जी मिक्स में, ग्रिड में एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो बेसिकली एक गैप है ना, सन रात को नहीं निकलता, फिर क्या करें उस समय। तो ये चीज टेम्पोरल वेरिएबिलिटी है ना यहाँ पे, टेम्पोरल वेरिएबिलिटी, और विंड हर समय तो नहीं होती रहती, ठीक है। तो ये सप्लाई जो है उसको काफी अनसर्टेन बना देता है और अनरिलेटेड बना देता है डिमांड पैटर्न के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा तो रात को चाहिए होगा ना, पंखा या ये सब कुछ। ओके, integration with grid. The large scale addition of renewables into the grid will require balancing from other energy sources with fast ramp up and ramp down depending on the grid requirement. जो चीज ऊपर है उसी का एक एक्सटेंशन है ये। लोकेशन स्पेसिफिसिटी अब जानते हैं कई जगहों पे, जैसे राजस्थान है ना, गुजरात, यहाँ पे सोलर पावर की या सोलर रिसोर्सेज अबंडेंस में है, तो वहाँ ज़्यादा आप कह सकते हैं संभावना है इस तरह के प्रोजेक्ट्स की। या विंड सोर्सेज भी राजस्थान के ओपन एरियाज में, इसी जगह तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा इनकी वो है पोटेंशियल, कई और जगहों पे नहीं है। तो ये प्लानिंग रिलेटेड चैलेंजेस भी तो एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे चैलेंजेस हैं और भी स्पेसिफिक इंस्टॉल करने में, रिन्यूएबल एनर्जी को ऑपरेशनल इश्यूज हैं। पहली बात तो लैंड एक्विजिशन करने में यहाँ पे इतना डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, इतना डिले हो जाता है, ठीक है। PV पैनल डिस्पोजल, रेजिस्टेंस फ्रॉम अफेक्टेड कम्युनिटी, ऑफ कोर्स देखिए ये तो एक ह्यूमेन इशू आ गया ना, सोशल चैलेंजेस भी तो है रिन्यूएबल प्लांट्स को इंस्टॉल करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट होगी, उसका क्या, इशूज विद ग्लोबल सप्लाई चेन्स इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, यस दिस इज एन इशू। यहाँ पे इंटरनेशनल चीज भी आ जाती है, ठीक है। फिनेंस का इशू है, मटेरियल का इशू है, अ ड्रास्टिकली चेंज्ड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर्स, ड्राउट्स दैट अफेक्ट हाइड्रो। अब देखिए क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, ड्राउट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रो जनरेशन, पानी सूखता जाएगा तो हाइड्रो जनरेशन को इम्पैक्ट करेगा, रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, issues with carbon capture techniques such as high cost, large scale deployment. Okay, technologies for conversion of CO2 to useful products are also very costly. Okay, challenges with smart grid information privacy, yes, and ensuring cyber, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सिक्योरिटी थ्रेट जो है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट स्मार्ट ग्रिड में, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी आ गई, जहाँ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये सब कुछ भी आ गया, वहाँ पे आ गया साइबर अटैक का थ्रेट, ठीक है। क्या पता कोई कंट्री उसको हैक इस तरह से कर ले कि आपकी पूरी कंट्री का ग्रिड ही फेल हो जाए, और तो ये बहुत हाइपोथेटिकल है, बट हो तो कुछ भी सकता है ना। लो क्वालिटी ऑफ कोल, इंडियन कोल इज ऑफ लो ग्रेड विद एश कंटेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये सेम प्रीलिम्स में आ चुका है एग्जैक्टली, आई थिंक 2018 या पता नहीं कि 2019 आई थिंक, कि इंडियन क्वालिटी जो है, इंडियन कोल क्वालिटी है वो एश कंटेंट ज़्यादा होता है उसमें, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30 to 50% in comparison to imported coals जहाँ पे low ash content होता है 10 to 15%। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पावर सेक्टर की ग्रोथ के लिए। कंपेटिटिव फेडरलिज्म, जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है, तो हर स्टेट चाहती है ज़्यादा एफिशिएंसी हो, ठीक है, तो इंडेक्स में बेटर परफॉर्म करना चाहती है। यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं।
ठीक है, सौभाग्य, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एलईडीज फॉर ऑल, उजाला, ये सब कुछ। ठीक है, इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है, सार्क फ्रेमवर्क ऑन एनर्जी कॉपरेशन, एमओयू ऑन बिम्स्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, जैसे जो पैट है। कार्बन मार्केट, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने अनाउंस किया है एक नेशनल कार्बन मार्केट, इंडिया कार्बन मार्केट। ये सब कुछ आप एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन्स में आता है। ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंटरनेशनल, सोलर, कुछ भी लिख दो, कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, ऐसे तो कुछ भी इनिशिएटिव्स में लिख देना, वन सन वन ग्रिड, ओसो वोक जिसे हम कहते हैं, ISA, कुछ भी लिख देना, PM कुसुम। ठीक है, वे अहेड क्या है, एड्रेस करना है चैलेंजेस को। चैलेंजेस क्या है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड, इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल्स विद ग्रिड, इसको हमें एड्रेस करना है, इस चैलेंज को। हाइब्रिड ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी, तो ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन आए थे कि क्यों सोलर और विंड के पीछे इंडिविजुअली भागना, हाइब्रिड यूज किया जा सकता है। ठीक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, as wind is stronger during the evening and night when there is limited input from solar power, so do hybridization of both. Okay, hybridization reduces the variability and optimizes the utilization of land and transmission systems. एनर्जी स्टोरेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन में एंड इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ द ग्रिड। डिमांड रिस्पॉन्स, डिमांड साइड मैनेजमेंट मेजर्स एनकरेज द customers to maximize the use of variable renewable energy sources, while for example when wind and solar PV are producing more than demand, the demand response can incentivize consumers to use more power during the time. Okay, अब देखिए ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल सेक्टर को भी हम बेसिकली प्रमोट कर सकते हैं, मोर कंपेटिटिव होगा। ओके, विद कन्वेंशनल पावर, क्योंकि जो ट्रांसमिशन रूट्स हैं या वो केबल्स लाइंस, इस पे नहीं ज़्यादा खर्चा करना। ओके, राइज हस्क गैसीफायर्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज वन सच मॉडल। इस तरह के जो अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी के मॉडल्स हैं, बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आ सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अडॉप्शन ऑफ लो वाटर यूज टेक्नोलॉजीज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ड्राई क्लीनिंग, रोबोटिक क्लीनिंग ऑफ पैनल्स और मॉड्यूल्स। ठीक है, फंक्शनिंग में, ऑपरेशनल वर्क में प्लांट्स के। देखिए PLI ऑलमोस्ट पता नहीं कितनी मैगजीन्स में हम बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, वी विल नॉट बी गोइंग इनटू इट। अब हम आते हैं फर्टिलाइजर्स सेक्टर इन इंडिया पे। सी, फर्टिलाइजर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से, जो आप अगर 2024 में लिखेंगे, और 2024 और 2023 के मेंस के भी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि फर्टिलाइजर से रिलेटेड हर दिन कोई ना कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ रहा था पिछले कुछ समय में कि उस पर सब्सिडी घटाओ, फिर यूरिया, फिर नैनो यूरिया आ गया, फिर वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम आ गई, जिसे हम PMBJP भी कहते हैं, है ना। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है फर्टिलाइजर्स। फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमने देखा कि फर्टिलाइजर सप्लाई घट गई, है ना, क्योंकि यूक्रेन से बहुत सारे फर्टिलाइजर्स आते हैं, फिर ब्लॉकेज हो गया, ये फर्टिलाइजर्स कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में है। ठीक है, तो रिसेंटली न्यूज़ क्या है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है यूनिक पैकेज को, जिसमें इनोवेटिव स्कीम्स होंगी फार्मर्स के लिए। इसको टोटल आउटले दिया गया है ₹3.70 लाख करोड़। इंडिया का फर्टिलाइजर सेक्टर में क्या हाल चाल है, जो आप इस तरह की चीज़ें अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि हम सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री है चाइना के बाद, कंज्यूमिंग कंट्री। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम, ओके, फर्टिलाइजर्स के, और अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं फर्टिलाइजर मटेरियल्स के, अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। और क्या है अप्रूव्ड स्कीम्स, कौन कौन सी हैं जिसके लिए एलोकेशन की गई है? प्रणाम स्कीम, PM प्रणाम, प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर या प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये अनाउंस किया गया था बजट 2023-2024 पे। क्यों? ताकि इंसेंटिवाइज किया जा सके स्टेट्स और यूटीज को कि वो ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फॉर एग्जांपल, और बैलेंस्ड यूज को, क्योंकि मदर अर्थ की नरिशमेंट का ध्यान रखना है ना, अवेयरनेस जनरेशन भी तो करनी है, मदर अर्थ को रिस्टोर भी करना है। ठीक है, तो बैलेंस्ड यूज हो केमिकल फर्टिलाइजर्स, मदर अर्थ यहाँ हमने देखा, राइट।
और क्या है, ₹1452 crores have been approved for market development assistance MDA for promoting organic fertilizers. Organic fertilizers basically promote करना है कहाँ से, गोबरधन से। गोबरधन आप जानते हैं, गोबरधन प्लांट्स क्या है, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन प्लांट्स। इसको लॉन्च किया गया था 2018 में गोबरधन को, अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, to positively impact village cleanliness and generate wealth and energy from cattle and organic waste। ठीक है, इनकम भी तो बढ़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या लिखा है यहाँ पे, और कौन कौन सी स्कीम्स हैं, यूरिया गोल्ड, ये हम सल्फर कोटेड यूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर कोटेड यूरिया को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पहली बार, क्योंकि जो सॉइल में सल्फर डेफिशिएंसी है उसको एड्रेस करने के लिए, और इससे जो इनपुट कॉस्ट है फार्मर का वो भी बचेगा। जब यूरिया पे ही कोटेड है सल्फर, तो फिर क्या अलग से सल्फर फर्टिलाइजर्स डालने एक्स्ट्रा। ठीक है, ये और इकोनॉमिकल और एफिशिएंट होंगे रादर देन जो नीम कोटेड को यूरिया, उससे भी ज्यादा। ठीक है, okay, urea subsidy scheme, central sector scheme has been extended for another 3 years till March 2025 to maximize indigenous production of urea to reach self-sufficiency levels by 2025 to 2026. Okay, now अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि हम देखें, ओके पहले हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद इनिशिएटिव्स, क्योंकि सारे इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है रिसेंटली। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है इन स्कीम्स का, फोकस्ड ऑन ओवरऑल वेलबींग एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ फार्मर्स फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, मदर अर्थ को, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना है, लेकिन साथ ही में इकोनॉमिक बेटरमेंट, कि फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े किसी चीज़ का, उनका भी ओवरऑल वेलबींग हो, फार्मर्स इनकम को बूस्ट करना है, स्ट्रेंथन करना है ऑर्गेनिक फार्मर को, फार्मिंग को, सॉइल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, फूड सिक्योरिटी बढ़ानी है, बेटर यूटिलाइजेशन करना है क्रॉप रिसिड्यू को, जैसे पराली है ना, जिससे हम रिजॉल्व कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को, क्लीनलीनेस इंप्रूव कर सकते हैं, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, गोबरधन प्लांट्स। ओके, अब हम आते हैं इन इनिशिएटिव्स पे, बट लेट मी जस्ट चेक हाउ मेनी टॉपिक्स आर लेफ्ट। ओके, there are a lot of topics. Okay, तो यहाँ पे इनिशिएटिव्स क्या लिखे हैं जो लिए गए हैं एफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए, वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स स्कीम, जिसको हम PMBJP स्कीम कहते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखिए मेरी ना एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये क्यों स्कीम लाई गई होगी, इट शुड मेक सम सेंस राइट। तो क्या यहाँ पे बेसिकली है ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, यानी कि भारत में सिर्फ एक ही फर्टिलाइजर होगा, भारत फर्टिलाइजर। ठीक है, ये अगर मैं आपको बहुत ही लेमन टर्म्स में बताऊं, तो कंपनीज बेसिकली यहाँ पे अलाउड है, फर्टिलाइजर की जो कंपनीज हैं, कि आप अपने नेम को, ब्रांड को, लोगो को, और भी जो रेलेवेंट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, वो जो बैग्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर बैग्स हैं, ओके, उसकी 1/3 ऑफ द स्पेस है, सिर्फ और सिर्फ उसमें आप उसको दिखा सकते हैं। बाकी जो 2/3 स्पेस है उसमें लिखा होगा भारत, भारत ब्रांड। ठीक है, तो ये क्या है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लोगो। ठीक है, इसको शो करना है, मतलब भारत के साथ साथ ये लोगो बना होगा, इसको शो करना है 2/3 ऑफ द स्पेस में। तो इससे क्या होगा, यूरिया के लिए भारत यूरिया, DAP के लिए यानी कि डायमोनियम फॉस्फेट के लिए भारत DAP, MOP के लिए भारत MOP, भारत NPK। ठीक है, इससे क्या होगा ना, चाहे वो पब्लिक कंपनीज हो, प्राइवेट कंपनीज हो, सबके लिए एक ही चीज है। इससे सबसे अच्छी बात क्या होगी, देखिए अभी तक क्या था ना, हर एक पर्टिकुलर फर्टिलाइजर में अगर बोल दिया कि इतना कॉन्स्टिट्यूएंट ये होना चाहिए, इतना ये N होना चाहिए, इतना P होना चाहिए, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, नाइट्रोजन आप स्पेशल प्रोड्यूस कर दोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कंपनीज क्या कर रही थी ना, कंपनीज मोनोपोली बेस अपना बना रही थी, कैसे इतने सालों से जो फार्मर्स है उनको लगता है इस कंपनी का ये फर्टिलाइजर अच्छा है, क्यों लगता है, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट इतनी शानदार तरीके से की है, विच इज समथिंग जो सही नहीं है। चाहे वो कॉस्टली भी हो तब भी फार्मर उसी को खरीदेगा क्योंकि वो बेहतर है। कंफ्यूज कर देना फार्मर्स को एडवर्टीजमेंट कर करके, तो आपकी एडवर्टीजमेंट पे ही हमने यहाँ पे मार दिया आपको, है ना, क्योंकि फार्मर्स की यहाँ पे सरकार ने कहा है हमें ध्यान रखना है।
ओके तो जब भारत ब्रांड ही है, सारा ब्रांड ही सिर्फ एक है, भारत ब्रांड, तो फिर उसके बाद क्या करोगे आप? सब वही खरीदेंगे, सब कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद लो आप ब्रांड। ठीक है, ये चीज। नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट्स, ठीक है, सेटअप किए जाएंगे ताकि प्रोडक्टिविटी बूस्ट। नैनो यूरिया आप जानते हैं, एक बॉटल है छोटी सी, है ना, तो वो 1 kg ऑफ यूरिया की उसके बराबर है एक कुछ ड्रॉप्स, है ना, तो ऐसे कुछ कुछ यहाँ पे लिखा है, ड्रॉप्स नहीं मतलब पूरा कुछ मिलीलीटर्स। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना, अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी है इसकी। फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग होती है, देखिए जो एग्रीकल्चरल यूज के लिए यूरिया है या फर्टिलाइजर्स है, उसको इंडस्ट्रियल यूज में, क्योंकि एग्रीकल्चरल यूज की तो आपको सब्सिडाइज किया जा रहा है, आपको सब्सिडी मिल रही है यूरिया पे या फिर किसी भी फर्टिलाइजर पे, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए आप उसे खरीदेंगे तो उतना ही महंगा मिलेगा, सब्सिडाइज नहीं होगा। तो इंडस्ट्री क्या करती है, फार्मर को बोलती है आप सब्सिडी में ले रहे हो, आप हमें बेच दो सस्ते में, ठीक है। तो ये ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, डाइवर्जन को रोकने के लिए ऑफिसर बना दिए फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड्स, ताकि सुपरवाइज कर सके। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, देखिए हमें ओवर यूज जो है, अगर हमें मदर अर्थ को सेव करना है, सस्टेनेबल बनाना है, कुछ दिक्कत ना हो, फर्टिलिटी ना खो दे, तो हमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब, यानी कि ओवर यूज ना हो, न्यूट्रिएंट के बेसिस पे सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश, सल्फर, जितना भी एक फर्टिलाइजर में जितना अमाउंट वो होगा, ₹/kg के बेसिस पे उस पर बेसिकली ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे आई थी, और इट इज एप्लीकेबल टू 22 फर्टिलाइजर्स अदर देन यूरिया फॉर विच MRP विल बी डिसाइडेड। ओके, फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये सब कुछ तो आप पढ़ते ही हैं, 2015 में आई थी। फर्टिलाइजर्स आप जानते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज में से एक है। ओके, यूरिया हमारे 2/3 जो ओवरऑल फर्टिलाइजर कंजम्पशन है उसका पार्ट है, और जो पोटैश की रिक्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट 100% पोटैश की रिक्वायरमेंट इम्पोर्ट से मीट की जाती है, वो भी यूक्रेन से बहुत सारे आते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 तरह के, वैसे 3 तरह कह सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए बहुत कम क्वांटिटी में, लेकिन जो प्राइमरी फर्टिलाइजर्स होते हैं वो आप कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बेस पे होते हैं, कि कौन सा एलिमेंट डोमिनेट करता है। नाइट्रोजनस, यूरिया क्या है, नाइट्रोजन की उसमें भरपूर मात्रा होती है, तो नाइट्रोजनस। फिर किसी चीज़ से फॉस्फेट ज़्यादा मिल रहा है, प्राइमरी एलिमेंट की बात हो रही है ना, जैसे डायमोनियम फॉस्फेट, तो ये हो गया। DAP इज ऑल्सो अ प्राइमरी फर्टिलाइजर, यूरिया इज अ प्राइमरी फर्टिलाइजर, है ना। MOP क्योंकि इसमें पोटैश है, ठीक है, म्यूरिएट ऑफ पोटैश, इट इज ऑल्सो प्राइमरी फर्टिलाइजर। फिर सेकेंडरी फर्टिलाइजर क्या होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आयरन, जिंक, बोरॉन, क्लोराइड एक्सेट्रा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आप याद कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी फर्टिलाइजर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। ऑलराइट, अब हम आते हैं कंसर्न्स। क्या कंसर्न्स हैं फर्टिलाइजर से रिलेटेड इंडिया में? सॉइल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ, फिजिकल बर्डन सब्सिडी वजह से, ठीक है, प्रमोटिंग इनएफिशिएंसी, इंपोर्ट डिपेंडेंसी, कुछ भी नहीं है, सारे पॉइंट्स हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। लिमिटेड अवेयरनेस। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रेगुलेशन ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। लेट मी जस्ट चेक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ यहाँ पे मैटर ही इतना खास नहीं है, आई जस्ट वेंट थ्रू इट, बट बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मैटर नहीं आया, स्कीम्स वगैरह लिख दी हैं और कुछ रेगुलेशन के बारे में बहुत ही जर्नलिस्टिक टर्म्स में। ओके, रिसेंटली एक्सपर्ट्स ने कहा है कि देखिए सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत है स्टार्टअप इन्वायरमेंट को थ्राइव करने के लिए। ओके, इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या है? स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने ऑपरेशंस की इनिशियल स्टेजेस में है, ठीक है, अभी आइडियाज ब्लूम कर रहे हैं, इनोवेशन के बारे में सोचा जा रहा है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिट्स हैं कुछ करने की, ठीक है। तो ये होता है स्टार्टअप इको, स्टार्ट कर रहे हो आप कुछ, यू जस्ट स्टार्टिंग अप द थिंग्स। इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्या यहाँ पे स्टेटस है? 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड में इंडिया का।
80,000 DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, जिसमें से 100+ यूनिकॉर्न्स हैं, जिसमें से कितने सारे तो कोविड में बने हैं। फॉर टेक स्टार्टअप्स इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम, जिसकी वजह से यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक का ये कहना है, वी मस्ट वर्क विद द इंडियन स्टार्टअप्स। ओके, around 40% of startups are in tier 2 and tier 3 cities, which is of course fantastic, क्योंकि हर चीज़ tier 1 में अगर देखिए स्टार्टअप रूरल एरियाज में भी बहुत ज़्यादा है, इससे ये पता चलता है रिमोटेस्ट ऑफ रिमोट एरियाज में आपको स्टार्टअप्स अपन अपने दिखेंगे। स्टार्टअप कल्चर एसेंशियल क्यों है? क्योंकि आइडियाज, इनोवेशन, रिसर्च यहाँ से आती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस को डेवलप किया जाता है, वेल्थ क्रिएशन थ्रू फ्यूचर स्केल अप्स। जब स्टार्टअप को एक फुल फ्लेज कंपनी में बनाएंगे तो वेल्थ क्रिएशन होगी, कंट्री बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, सोसाइटल नीड्स। देखिए इनोवेशन आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको लगता है एक नीड है सोसाइटी में जिसको कोई पूरा नहीं कर रहा, और हम इस तरह से कुछ तरकीब लगा के ये एग्जैक्टली उस नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो स्टार्टअप की इसीलिए ज़रूरत है। ओके, स्टिमुलेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एफर्ट्स टू डेवलप दिस इकोसिस्टम। बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, फिर फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, ऑन बोर्डिंग ऑफ स्टार्टअप्स ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ओके, ये सारी चीज़ें, आईपीआर प्रोटेक्शन, ये आप जानते हैं। लेकिन अब रेगुलेशन पे आ जाते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है वो डिफाइन करती है स्टार्टअप को, ओके, through an executive order under the Companies Act 2013 and gives few operational and compliance relaxations for a startup company। अब देखिए ये आप जानते हैं कि कुछ रिलैक्सेशंस कि आप 2-3 साल तक ये मत करना, कोई बात नहीं, आप टैक्स मत भरना, ये होगा वो होगा, ये सब कुछ उनको रिलैक्सेशंस दी जाती हैं। अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है, तो ये रिकॉग्नाइज करती है एक बिजनेस को एज स्टार्टअप अंडर स्टार्टअप इंडिया। ये रिकॉग्निशन से आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है 3 साल के लिए, जैसे मैं आपको बता रही थी। फिर आता है सेबी रूल्स नोटिफाई करता है कि कैसे स्टार्टअप्स को लिस्ट किया जाएगा, लिस्टिंग ऑफ स्टार्टअप्स इन द एक्सचेंजेस और स्टॉक एक्सचेंजेस, वॉट एवर यू कॉल देम। फिर आता है आरबीआई क्रिएट करता है एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया, कि उनको गाइडेंस दी जा सके, असिस्टेंस दी जा सके, फॉर अंडरटेकिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। बाहर की कंट्रीज के साथ आप नए हैं, शायद आपको नहीं डील करना आता हो, ओके, आप कोई रेगुलेशन का उल्लंघन ना करें, तो हम आपको बता देते हैं ये रेगुलेशंस एग्जिस्ट करती हैं। इश्यूज इन द रेगुलेशन ऑफ स्टार्टअप, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट गुड, कुछ इश्यूज हैं स्टार्टअप रेगुलेशन में। इनकॉर्पोरेशन, देखिए पहली बात तो ना, इंडिया में एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना ही बहुत टाइम टेकिंग है, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि 2 से 3 महीने लग जाते हैं एवरेज, लेकिन सिंगापुर में 2 दिन लगते हैं एवरेज, ठीक है। तो इतने कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस मैकेनिज्म के साथ, जिसमें लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन, दिस दैट, है ना, तो इतना कंप्लायंस बर्डन बहुत ज़्यादा है। फिर आता है रेगुलेशन। स्टार्टअप्स इन इंडिया फेस रेगुलेटरी चैलेंजेस सच एज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ओके, बार बार पॉलिसी चेंज होती रहती है, हर दिन इतने करंट अफेयर्स क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि पॉलिसी चेंज हो रही है इतनी ज़्यादा, राइट। तो फिर डिस्प्यूट जो रिजॉल्व किस तरीके से करें, इस वाली पॉलिसी के हिसाब से, कल वाली पॉलिसी के हिसाब से, अराइज तब हुआ था, आज कोई और है, तो दीज आर द थिंग्स जो बहुत इशूज बन जाती है। Lack of funding. Okay, Indian startups early stage encounter funding issues as venture capital firms target established startups, intellectual property, taxation, ये सारी problems यहाँ पे है। तो वे फॉरवर्ड एक सबसे बेहतरीन जो वे फॉरवर्ड है, ऑल्दो ये आप खुद पढ़ सकते हैं कि कैसे हम पेटेंट एग्जामिनेशन एस्टैब्लिश करना, आईपीआर फैसिलिटेशन सेंटर्स को अवेयरनेस जनरेशन कर सकते हैं आईपीआर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क से रिलेटेड सॉरी, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच हो सकती है, ओके, जिसमें कोऑर्डिनेशन हो सकती है। गवर्नमेंट को बिठाइए, इंडस्ट्री को बिठाइए, इनोवेटर्स को बिठाइए, एंड देन टॉक अबाउट द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, राइट, कैसे एंट्री एग्जिट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। देन पॉलिसी टू एनेबल फंडिंग, इट मस्ट बी देयर। सैंड बॉक्स अप्रोच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैंड बॉक्स का मतलब क्या होता है कि हम यूजुअली तो हमारे बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पर कोई बात नहीं, ये एक आइडिया ऐसा है जिसको हम ट्राई करना चाहते हैं कि ये इस पर्टिकुलर सोसाइटल चीज़ को ठीक कर सकता है कि नहीं, प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है नहीं, तो थोड़े रूल्स हम आपके लिए रिलैक्स कर देते हैं, पर पायलट बेसिस पे। बस हमें देखना है ये आइडिया फंक्शन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमें बिल्कुल प्रेरित करने के लिए स्टार्टअप्स को यूज करना चाहिए। अब हम आते हैं इन्वेस्टर सर्विसेज फंड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। ओके, इन्वेस्टर सर्विसेज फंड एंड IPF।
ऑनेस्टली टेलिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखिए जब आप लिख रहे होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, स्टॉक एक्सचेंजेस, ये इतना न्यूज़ में था कि आपके प्रेलिम्स में 2023 के प्रेलिम्स में स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अल्फा बीटा वाली चीज़ भी आ गई। ठीक है, तो बस आपको जब पूछा जाए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पूछा ना, आप क्या करते हो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए सेबी से, तो उसमें इन्वेस्टर सर्विसेज फंड और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का आपको बस एग्जाम्पल और पॉइंट बना के लिखना है। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी मैं आपको बहुत ब्रीफली यहाँ समझा देती हूँ क्या लिखा है। जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें इतना क्यों टाइम लगाना। ठीक है, सेबी केम आउट विद द कॉम्प्रहेंसिव, सेबी बेसिकली गाइडलाइंस लेके आई है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और इन्वेस्टर सर्विसेज फंड के लिए, जो स्टॉक एक्सचेंजेस और डेपोजिटरीज मेंटेन करती हैं। ओके, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी भी अनाउंस की थी जो एग्जामिन कर रही थी इंडिया के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को। जैसे कि मैंने बताया, कोर्ट ने सजेस्ट किया कि स्ट्रेंथन किया जाए इंडियन इन्वेस्टर अवेयरनेस को, given the risk and vulnerabilities of the system such as frauds with investors, high risk investments and market manipulations. Okay, in this context, SEBI has announced these regulatory reforms for the establishment of IPF and ISF, Investor Protection Fund. मतलब इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए कुछ कुछ पैसा पहले इस फंड में डालते रहो। ठीक है, ताकि उनको कॉम्पनसेट किया जा सके, कल को कुछ फ्रॉड होता है, यही मतलब बनता है। ये वर्ड से हम समझ पा रहे हैं, एग्जैक्टली वही मतलब है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके पार्टिसिपेंट्स के, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर्स हो चाहे वो इन्वेस्टर्स हो। एस्टैब्लिशमेंट, ये आईपीएफ एस्टैब्लिश किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजेस और डेपोजिटरीज द्वारा। ओके, shall be administered through separate trusts created for the purpose. IPF ट्रस्ट जो होगा स्टॉक एक्सचेंज का और डेपोजिटरी का, उसमें 5 ट्रस्टीज होंगे, जिसमें से 3 पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स होंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा सेबी रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर एसोसिएशन का, 2 और मेंबर्स हैं चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर एंड कंप्लायंस ऑफिसर। तो जो मैक्सिमम टेन्योर है एक ट्रस्टी का एक्सक्लूडिंग CRO एंड CEO, इट शैल बी 5 years। ओके, और एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। ओके, हाफ ईयरली रिव्यू होना चाहिए कि आईपीएफ कॉर्पस एडिक्वेट है कि नहीं है, और तो नहीं बढ़ाना, ज़्यादा तो नहीं करना, कम तो नहीं करना। डेपोजिटरी का मतलब क्या होता है, देखिए एक डेपोजिटरी एक ऐसा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है बिजनेसेस और इंडिविजुअल से। ठीक है, और आपने क्या किया, आप एक बिजनेस है, आप एक इंडिविजुअल है, आपने डिपॉजिटरी को क्या किया, थोड़े पैसे दिए, अब आपने उन पे ट्रस्ट कर लिया कि आप बेसिकली खरीदिए और बेचिए फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे बिहाफ पे। ठीक है, तो ये जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फॉर एग्जांपल कौन से ऐसे हैं जो डीमैट अकाउंट्स आप खोलते हैं, ओके, ओनली इन द डेपोजिटरीज, जैसे सेंट्रल डेपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, CDSL जिसे हम कहते हैं, या NSDL हम कहते हैं। ठीक है, इसी के थ्रू आप बाय एंड सेल कर सकते हैं बेसिकली इंडिया में, तो डीमैट अकाउंट सब जानते हैं। अब हम आते हैं, देखिए ये सीरियसली दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल नेवर बी आस्क्ड। ओके, फिर भी आई वुड जस्ट रीड इट फॉर यू। स्टॉक एक्सचेंजेस में कंट्रीब्यूशन टू आईपीएफ। ओके, आईपीएफ में फंड में पैसा तो करते रहना ना इकट्ठा, ताकि बुरे समय में उसमें से पैसा निकाल के दिया जा सके। तो स्टॉक एक्सचेंजेस में जो 1% है लिस्टिंग फी की, वो बेसिकली आईपीएफ में जाएगी। 100% जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है ऑन 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, केप्ट बाय इशूअर कंपनीज एट द टाइम ऑफ ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटी फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। पेनल्टी जो भी कलेक्ट की जाएगी ट्रेडिंग मेंबर से, है ना, और या फिर लिस्टेड कंपनीज से फॉर नॉन कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशंस, वो पेनल्टी भी इसमें आएगी। एटलीस्ट 70% ऑफ इंटरेस्ट और इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट्स मेड फ्रॉम आईपीएफ क्या किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, डिपॉजिटरीज के केस में 5% ऑफ द प्रॉफिट्स फ्रॉम डिपॉजिटरी ऑपरेशंस इसमें जाएंगे, और फाइन्स पेनल्टी सब इसमें जाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं इन्वेस्टर सर्विसेज फंड। अब यहाँ पे भी सोचिए, पहले था इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, तो हमने वहाँ पे लॉजिक लगाया, इन्वेस्टर को कुछ सर्विसेज देनी है, जैसे इन्वेस्टर एडुकेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताना जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, इस तरह का कोई फंड। तो ऐसे अवेयरनेस जनरेशन के लिए भी पैसा चाहिए। ठीक है, तो जो स्टॉक एक्सचेंज है, इट शैल सेट असाइड एटलीस्ट 20% ऑफ द लिस्टिंग फीस रिसीव्ड फॉर ISF फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक। इसकी जो सुपरविजन होगी एक रेगुलेटरी ओवरसाइट कमिटी करेगी। ओके, एंड
इन्वेस्टर एडुकेशन अवेयरनेस, इन सारी चीज़ों के लिए एटलीस्ट 50% जो कॉर्पस है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आर्बिट्रेटर्स, ये भी इसी में से लगेगा। तो दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो मोस्ट प्रोबेबली इन्वायरमेंट की वीडियो होगी, उसी में जो 2 रोड सेफ्टी, रेल सेफ्टी, ऐसे 1-2 आर्टिकल्स बचे हैं वो देखेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।